तो मैंने जेई आईटी भी दिया, मैंने पीएमटी भी दिया, मैंने फर्स्ट टाइम में आईटी भी क्रैक किया, पीएमटी भी क्रैक किया, बट फादर ने मेरे को पुश किया डॉक्टर बनने के लिए। जहाँ भी आप पहुंच गए हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप आज क्या कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, तो इसको कहते हैं जैसे व्हाट यू आर डूइंग व्हेन नो वन इज वाचिंग। आप कुछ बन जाते हो तो आपको दिखता है कि आदमी सक्सेसफुल है या आदमी नामी गिरामी है, वो वहां पे पहुंच गया, आपको नजर आ रहा है। बट वो पीछे की जो सारी स्ट्रगल है, कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, कि वो आदमी तब क्या कर रहा था जब उसे कोई नहीं जानता था। तनाव से भी पेट की बीमारी होती है क्या? बिल्कुल होती है सर। ऐसा देखा गया है कि जो लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है, जो उसे मैनेज नहीं कर पाते, उनमें केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे सेरोटोनिन बोलते हैं, उसके इम्बैलेंस से कुछ लोगों को स्ट्रेस में कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को डायरिया होता है। तो आप सक्सेस को मतलब आप किस नजरिए से? एक आदमी वो सक्सेसफुल है जो लाइफ में जब जहां चाहे वहां घूमने जा पाए, जब चाहे शॉपिंग करना चाहे कर पाए, 4 लोग उसे सोसाइटी में जानते हो। मैं गॉड में बिलीव करता हूँ, बट मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि जो ओवरटली रिलीजियस होते हैं, रिलीजन इज द बेस्ट थिंग इफ यूज फॉर डिसिप्लिन, बट अगर आप उसको ओवर कर रहे हैं तो इट इज अ साइन ऑफ मेंटल वीकनेस। बिल्कुल। अगर आप कर्म को भगवान नहीं मान रहे और आप मंदिर जा रहे हैं, आप 501 रुपया दान चढ़ा रहे हैं, बट बाहर किसी गरीब को खाना नहीं खिला रहे, तो मैं उसको गुड रिलीजन नहीं मानता। वेलकम टू द PWS शो एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर शुभम बत्स्या। आपने सुना होगा कई बार कि दिल का रास्ता पेट से जाता है। ये हो गई पुरानी बातें। अब क्या होता है, पेट के रास्ते से हम सिर्फ बीमारियां ही ला रहे हैं, क्योंकि आज हम मार्केट में ना कुछ भी खा लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है हमारे ऊपर। एक समय होता था जब पहले हम लोग सीजनल फूड्स खाते थे, आपको भी याद होगा, ठंड में ये खाना तो गर्मी में ये खाना, हर कोई रूटीन फॉलो करता था। बट आज की डेट में कोई फॉलो नहीं करता, कोई टाइम टेबल भी नहीं है। कोई रात के 2 बजे खा रहा है, कोई 12 बजे रात को खा रहा है, कोई शाम को 6 बजे भी खा रहा है इनफैक्ट। तो इस पॉडकास्ट से आपको सीखने को मिलेगा कि हम अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रखें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। जरूरत से ज़्यादा हमें कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए। अगर कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं तो कब कब पीना चाहिए, इन डिटेल में बात हुई है इस पॉडकास्ट में। पर्टिकुलर टाइम पे भी बात हुई कि हमें किस किस टाइम पीना चाहिए और कब कब अवॉइड करना चाहिए और कितनी मात्रा में पीना चाहिए। ये पॉडकास्ट आप उन सभी फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हैं जो हेल्दी रहना चाहते हैं अपने लाइफ में। और हाँ, आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना और आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी सेंड करना। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे शो PWS में। थैंक यू। एंड आपका भी नाम शुभम और मेरा सुधांशु। आपने कभी ऐसे इस नाम से कुछ क्रैश या क्लैश करते हुए देखा है सर, वर्ड को पर्सन टू पर्सन? नहीं, एस वाले नाम के लोगों से तो दोस्ती अच्छी होती है मेरी। अच्छा, मे बी मेरे 1-2 एक्सपीरियंस हैं सर, जहाँ पे ना नाम है वहाँ में बहुत ज़्यादा क्लैश होता है, मतलब थॉट्स नहीं मैच करते हैं। आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस? नहीं सर, मतलब ज़्यादा तो ऐसा नहीं एक्सपीरियंस किया मैंने, बल्कि मेरी ज़्यादा बनी है ओके। जो एस वाले नाम हैं उनसे। चलो, मेरे हिसाब से मेरा परसेप्शन आज चेंज हो जाए मे बी। सर, डॉक्टर जो हमारे सोसाइटी में कहते हैं ना सबसे अच्छा प्रोफाइल कह लो, या एक जो हर कोई अप्रिशिएट करता है। अगर हमें पता होता हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई डॉक्टर है या हमारे नीबर डॉक्टर है, तो उनकी ना अलग तरीके से रिस्पेक्ट होती है हमारी सोसाइटी में। तो कैसा लगता, मतलब एक ये था आपका डॉक्टर में आने का, या कोई और भी रीज़न था आपका जैसे डॉक्टर प्रोफेशन में आने का? सर, तो बेसिक जो मेरी हिस्ट्री है, मैं अपने स्कूल टाइम पे एक स्पोर्ट्समैन रहा था। तो मैं स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेला हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हूँ। तो जब मैं 10th क्लास में था तो मैं बहुत टाइम स्कूल नहीं अटेंड किया, तो 2 महीना मिला था मुझे बोर्ड प्रिपेयर करने के लिए। तो 2 महीने में मेरे 95% आए थे। तो मेरे फादर, जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, उन्होंने मेरे को बोला था कि तेरे हीरो क्रिकेट में कौन है? तो हमारी उम्र के सबके सचिन तेंदुलकर थे। तो उन्होंने पूछा कि तू सचिन तेंदुलकर बन पाएगा? तो मैंने कहा लगता तो नहीं है। तो कहते यार तू पढ़ाई में अच्छा है तो तू काम कर, डॉक्टरी की तरफ बढ़। बट मैं कभी भी बायोलॉजी वाला बच्चा नहीं था, मैं मैथ्स वाला बच्चा था। ओके। तो अपनी क्लास में वन ऑफ द फ्यू बच्चा था इसके पास मैथ्स और बायोलॉजी दोनों था। स्ट्रॉन्ग। हाँ, मतलब दोनों था मेरे पास, और बायोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने जेई आईटी भी दिया, मैंने पीएमटी भी दिया, मैंने फर्स्ट टाइम में आईटी भी क्रैक किया, पीएमटी भी क्रैक किया, बट फादर ने मेरे को पुश किया डॉक्टर बनने के लिए। तो जो मेरे फादर हेल्थ इंडस्ट्री से ही हैं और मेरी मदर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो मेरे को आइडिया था इस ब्रांच का। तो पर डॉक्टरी के दौरान मेरे को रियलाइज़ हुआ, आई रिमेंबर 13 दिसंबर 2006, जब 1.5 साल मैं MBBS कर चुका था, कि इस फील्ड में बिना मेहनत के, लाइफ लॉन्ग बिना मेहनत के कुछ नहीं है। तो शुरुआत में तो आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डॉक्टर का मतलब क्या है कि आप क्वालिफाइड हैं,
अब आप ग्रेजुएशन करते हैं, हम 5.5 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल की MD करी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर PhD इक्वलेंट 3 साल की DM करी। ये करने में लोगों को अराउंड 15-18 साल लग जाते हैं। मैं लकी था कि मैं फर्स्ट टाइम में करता गया, तो मुझे 12 से 13 साल लगे ये करने में। ओके। तो डॉक्टर की रिस्पेक्ट सर डेफिनेटली है सोसाइटी में। आई थिंक आफ्टर कोविड बढ़ी है, क्योंकि कोविड में जनता को समझ आया कि अगर आपका कोई दोस्त डॉक्टर नहीं है तो एक क्राइसिस में आपको अस्पताल में बेड मिलना इम्पॉसिबल है। और ये समझ आया कि डॉक्टर का इन्फ्लुएंस कितना है सोसाइटी पे। बिल्कुल सर। और जैसे जैसे मैं सीनियर हुआ, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हुए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इवन पॉलिटिशियंस, इवन IAS ऑफिसर्स, इवन सेलिब्रिटीज़, वो भी आपके दोस्त बनना चाहते हैं, वो भी आपको डिनर्स पे इनवाइट करते हैं। तो डेफिनेट रिस्पेक्ट है। थोड़ा मीडिया ने उस रिस्पेक्ट को ख़राब करने की कोशिश करी है। ओके। जैसे एक अक्षय कुमार की मूवी थी जिसमें दिखाया था कि ICU में एक बंदा डेड पड़ा है बहुत देर के लिए। और ये तो कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं सर। गब्बर काइंड, याद नहीं मेरे को, मूवी का नाम नहीं ध्यान, मैंने बस उसका वही शॉट देखा है, मुझे कुछ लोगों ने भेजा था। तो ऐसा बिल्कुल भी सच्चाई में नहीं होता है। तो यही मुझे लगता है कि इमेज टार्निश करने की कोशिश करते हैं, बट जब कोई बीमार पड़ता है तो वो इतना हेल्पलेस होता है कि वो चाहता है कि मेरा कोई डॉक्टर दोस्त हो जो मेरी मदद कर पाए। तो ये रिस्पेक्ट कोई ले नहीं पाएगा, बट जेलसी भी बहुत है सर। बिल्कुल है सर। क्योंकि आप देखेंगे कोई बेसिक MBBS डॉक्टर भी है ग्रेजुएट, 50 साल की उम्र में सर वो कभी भी गरीब नहीं होता, और उसे आधी सोसाइटी जानती होती है। बिल्कुल जानते हो, है ना। तो और 50 साल वो उम्र होती है जब एक इंसान मिड लाइफ क्राइसिस के थ्रू जा रहा होता है। उसकी जॉब जा रही होती है, वो सोच रहा होता है आगे कैसे जीना है, खर्चे बढ़ गए होते हैं, महंगाई कितनी आपको पता है। तो जेलसी भी है सर। तो रिस्पेक्ट के साथ जेलसी भी आती है। मतलब सारी चीज़ें जैसे लोग एज अ कॉमन जैसे इंजीनियर के साथ है या एक एक्टर के साथ सेम। तो बस डॉक्टरी में ही फ़ायदा, आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आराम से एक स्टेथ और चेयर टेबल के साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। आप अगर डाउन टू अर्थ हैं, आप लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, तो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो और आपको 50 साल की उम्र में आपका जॉब नहीं है तब भी आप अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। मैं सर थोड़ा सा और आपके बचपन के बारे में ही जानना चाह रहा हूँ। लाइक आपने बोला PCM आपका स्ट्रॉन्ग था, उसको कैसे फॉलो करते थे ताकि आज के जो स्टूडेंट हैं अगर वो PCM प्रेफर्ड कर रहे हैं तो क्या क्या आप रूटीन फॉलो करते थे जो उनको हम सजेस्ट कर सकते थे? सर बेसिकली तो ये था कि मेरे को कॉन्सेप्ट्स बहुत पसंद थे उस टाइम पे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटरेस्ट था। और तो काफ़ी मतलब मुझे मज़ा आता था वो सब रोटेशनल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स और ये सब फिजिक्स का पढ़ने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। और फिर जब वो MCQ सॉल्व होते थे तो बड़ा किक आता था। तो आई थिंक शुरुआत से सर एक्चुअली मुझे लगता है कि ये सब कुछ ना डिपेंड करता है आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ये समझाया कि जहाँ भी आप पहुँच गए हो ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप आज क्या कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। सो इसको कहते हैं जैसे व्हाट यू आर डूइंग व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग। आप कुछ बन जाते हो तो आपको दिखता है कि आदमी सक्सेसफुल है या आदमी नामी गिरामी है, वो वहाँ पे पहुँच गया, आपको नज़र आ रहा है। बट वो पीछे की जो सारी स्ट्रगल है, कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, कि वो आदमी तब क्या कर रहा था जब उसे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता। तो तब उसका लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, तब उसके रिलेटिव्स यही बोल रहे थे अबे क्या पढ़ाई किया जा रहा है। मुझे याद है 22, 23, 24 साल की उम्र में जब इंजीनियरिंग खत्म होती है, लोगों की 10 लाख पर एनम, 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम की जॉब लग जाती है, तो बहुत से पैकेजेस माने जाते हैं। हमारी इंटर्नशिप में सर, मैं 23 साल का था, इंटर्नशिप में 10,000 रुपये स्टाइपेंड था महीने का। 10 भी पूरा नहीं था शायद, ठीक है। मेरी पहली कमाई शायद 8,900 रुपये महीने की थी। आज स्टाइपेंड मेरे साथ 6,000 से स्टार्ट है। हाँ मतलब दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में ज़्यादा है, बाहर कम है, बाहर अभी भी कम है। तो दिल्ली में शायद 15-20 के आसपास पहुँच गया। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट आज का क्या स्टैंडर्ड है, बट ये रियलिटी थी। तो मेरा एक इंजीनियर दोस्त था जो उस टाइम पे US चले गया, तो वो 2-2.5 लाख रुपये महीने ही कमा रहा था, जो मतलब अनसुना था जी, सुना ही नहीं था। तो वो दिन भी जिए हैं। तो मतलब मेरे को लगता है कि जस्ट ये देखना कि आदमी कहाँ पहुँचा है, और दुनिया की आदत है जेलस फील करने की, पहुँच गया है। बट अब आपकी एज कितनी है सर, मुझे पता नहीं है। 32 सर। 32। अब मैं आपको आज बोलूँ आप डॉक्टर बन जाओ, आप नहीं बन पाओगे। नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको 16 साल की उम्र पे आपने देखा होगा कि अगर कोई आप उस टाइम पे वो सब नहीं करते और डॉक्टर बनते तो शायद आज कहानी अलग होती। मे बी। तो वो चीज़ होती है, वो टाइम लॉस्ट हो गया। तो मतलब आप जवानी में क्या कर रहे थे जब दुनिया कुछ भी कर रही थी, वो किसी को नज़र नहीं आता है। तो आपने भी कुछ ऐसा सेम फील किया जैसे लाइक हम लोगों के साथ तो होता है कि जैसे सपोज हमने बोला कि मैं ना क्रिकेटर बनने वाला हूँ, तो 10 दोस्त मजाक उड़ा के जाते थे, आपका भी कुछ ऐसा फेस किया? नहीं मतलब मेरे साथ तो यही था कि कॉलेज में, क्योंकि मैं काफ़ी एलीट फ्रेंड्स थे मेरे, तो और मैं सबसे ज़्यादा पढ़ाकू था क्योंकि मुझे पढ़ाई करके आगे बढ़ना था।
तो मुझे ऐसी मजाक में बोलते थे इतना पढ़ाई करके थोड़ा ना कुछ होता है। तो मैं उनको मजाक में बोलता था कि मैं दिल्ली का और इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा। वाह। तो वो तो मैं मतलब कभी भी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं ही नहीं फील करूंगा वो। नहीं सर, बिल्कुल बन जाओगे। नहीं मतलब मैं ही नहीं फील करूंगा, बट मेजर चीज़ ये है कि मतलब वो इंटेंट था कि कुछ करना है, और क्योंकि मैं जिस फील्ड में था बिना पढ़ाई के नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं उस तरफ बढ़ रहा था। जब मैं प्रैक्टिस में भी आया तो मुझे था कि अगर मैं लोगों से मिलूंगा नहीं तो मेरे को जानेंगे नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि अच्छा डॉक्टर है। ओके। तो इसीलिए मैं अपना क्लिनिक भी करता हूँ, हॉस्पिटल भी जाता हूँ, मैं बहुत रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करता हूँ जो कॉन्टीन्यूस मेडिकल एजुकेशन होता है। रात को टॉक्स लेता हूँ डॉक्टर्स की, मैं आपसे शेयर भी करूँगा, उनको पढ़ाता हूँ। तो उससे मुझे लगता है कि आपका एक ब्रांड बिल्ड होता है कि ये बंदा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, ये लिवर पेट की बीमारियाँ देखता है, और ये अपने मतलब इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस से सुपर क्वालिफाइड है। सर पता है क्या, डॉक्टर जब कहते हैं ना नाम ही आ जाता है तो हम लोगों के माइंडसेट में एक चीज़ क्लियर है कि दे आर वेल एजुकेटेड और अच्छे सेटल्ड भी होते हैं, और सब मतलब एक डॉक्टर के पास मेरे हिसाब से एक मिशन भी होता है कि कुछ करके दिखाना है, जिसके कारण सोसाइटी में हर कोई अप्रिशिएट करता है। आज अगर आप अपनी कोई भी सोसाइटी में XYZ रहते हो ना, उनको एक बंदे को पता है कि आप डॉक्टर हो या नेम प्लेट लग जाता है ना, तो वो लैंडमार्क बन जाता है कि आप गली से लेफ्ट राइट लो, वो डॉक्टर के घर है ना, उसके सेकंड राइट वो आसपास वाले आपका ही नाम का यूज करते हैं एज अ लैंडमार्क। तो ये कोई डाउट नहीं है। बाकी हम लोग चाहते हैं कि आप इंडिया के नंबर छोड़ो, वर्ल्ड के नंबर 1 बनो। थैंक यू सर। मतलब देखिए वो कभी अगर बन भी जाओ तो खुद को फील नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा मैसिवली बड़े हैं। मैं आपको एक नाम भी बता सकता हूँ, डॉक्टर DN रेड्डी हैं, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद। सो ही इज़ द बिगेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। बट वो हमारे साथ नॉर्मली डिनर करते हैं। वो अमिताभ बच्चन के भी डॉक्टर हैं, वो बड़े से बड़े आदमी के डॉक्टर हैं, वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के CM थे, उनको भी ऑपरेट किया था उन्होंने। बट हमारे साथ नॉर्मली डिनर करते हैं, नॉर्मली बातें बताते हैं। तो ही हैज़ मेड आई थिंक 2 हॉस्पिटल जो 1000 बेड के हैं, उनसे बड़ा कोई भी आदमी नहीं है। अभी जब वो कैलकाटा वाला एक केस नहीं हुआ था जो एक लड़की का रेप और वो मर्डर हुआ था शायद अगस्त में, तो जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कमेटी बनाई थी उसके हेड वही थे। तो सोचो कितना बड़ा आदमी होगा। बट आपको किसी मीटिंग में हमें मिलेगा तो बोलेगा शुभम कैसे हो आप, हाउ आर यू डूइंग, आर यू गुड, आपकी फैमिली कैसे है। एक्चुअली सर उस केस पे ना हम लोग का एक पॉडकास्ट भी हुआ था, काफ़ी लॉन्ग पॉडकास्ट हो गया था 2 घंटे का, क्योंकि वो केस ना इतना सेंसिटिव था ना उस टाइम के हिसाब से, मतलब हिला देने वाला केस था। सर एक मानते हो आपकी डॉक्टर्स जो रियल हीरो है उनको कहीं ना कहीं एज ए हीरो हम ट्रीट नहीं करते? सर हीरो नहीं है हम, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर नॉट हीरोज। मैं तो हीरो मानता हूँ सर। वो सर आपका बड़प्पन है। देखिए मतलब आप डॉक्टर को भगवान मानो, आप डॉक्टर को हीरो मानो, कुछ भी मानो, डॉक्टर को नहीं मानना चाहिए सब। ये तो उनका बड़प्पन हुआ ना सर। नहीं सर, बड़प्पन की बात नहीं है। देखिए सोसाइटी बदली है। आज मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ और मैं चार्ज करता हूँ, तो उन चार्जेस के साथ कुछ सर्विसेज आती हैं जी। तो मेरे को लगता है कि हम धीरे धीरे करके सोसाइटी ने हमें सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट बना दिया, जिसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी अवेलेबिलिटी ऐसी है, जैसे आज मैं आपके पास पॉडकास्ट के लिए आया हूँ दोपहर को 1 बजे, तो शाम को 5 बजे मैं अपने आपको क्लिनिक में मिलूंगा। तो इंडिया में वो पेशेंट के पास पावर है कि आपकी कंसल्टेशन पे करके आज आपसे मिल सकता है, तो ये पॉजिटिव है। बट वही पेशेंट कई बार आपको अब्यूज़ भी करता है जी। जब उसे वेट करना पड़ता है, तो उसे बताना पड़ता है कि अगर आप US जाएंगे या UK जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलने के लिए, नामी गिरामी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलने के लिए आपको 6 महीने की वेटिंग लगेगी। तो मुझे लगता है कि हीरो नहीं है सर, बट यस तो इसमें कह सकते हैं हमारी ही कमी है सर, अगर हम अपने हीरो को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे कुछ गैस्ट्रोस प्रॉब्लम है और आपने मेरा सॉल्व किया, तो मेरे आगे तो आपका जो ऑरा है वो तो डिफरेंट ही होगा। सर बिल्कुल होगा। देखिए वो आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं है, हाँ। मैं उसको उससे नहीं इक्वेट करता। मैं ये मानता हूँ कि मेरे को अपने आप को जवाब देना है, अपने ज़मीर को जवाब देना है, मैंने कितना अच्छे से अपना काम किया, क्योंकि मैं हर किसी को खुश नहीं कर पाऊंगा। इंसान तो भगवान से ही परेशान है जी। राइट, ऑनेस्टली। तो मैं सबको खुश तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ अगर मैं काम ठीक कर रहा हूँ तो आई थिंक आई एम हैप्पी। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे हीरो समझते हैं, आप मुझे क्या समझते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ता जाऊँ। अगर आप मेरे साथ चल पा रहे हैं तो चले, नहीं तो आप अपने रास्ते आगे बढ़ जाएं। ओके, आपने मूवी के बारे में बताया सर, कुछ नेगेटिव्स बना देते हैं डॉक्टर्स के रोल। जैसे कि मूवी आई थी एक मुन्ना भाई MBBS, उसमें डॉक्टर की बिल्कुल मतलब जो हमें दिखाया गया डॉक्टर बिल्कुल डिफरेंट ही दिखाया गया। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या सिस्टम, लाइक एग्ज़ाम पास कर लेते हैं वो जिस तरह से दिखाया गया, और एक डॉक्टर को ना बिल्कुल
ओपन जैसे ओपन माइक पे दे देते हैं कि आप खुल के बोलो, वो लैंग्वेज नहीं आता मुंबई का, वरना मैं बोल के दिखाता। वो कहते हैं ना, वो बिड़ू लेट जाओ, बिल्कुल ओपन दिखा रखा है। सर इस देखिए चीज़ को किस तरह देखते इतना हैं? तो नहीं होता, बट हाँ ये है कि डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं। 17 साल की उम्र में MBBS ज्वाइन करते हैं तो अपने तरह का उनका फन होता है, अपनी तरह का घूमना फिरना होता है, अपनी तरह के Ragging सपने भी होते होती है हैं। ना सर? रैगिंग अब तो सर बहुत ही मिनिमल होती है, हमारे टाइम पे भी ठीक थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। जो अभी आपके साथ पॉडकास्ट करके गए हैं, उन्होंने मेरी रैगिंग करी थी, वहीं से दोस्त बने थे। अच्छा, बट वो पॉजिटिव था, मतलब नेगेटिव कुछ नहीं था। ओके, मतलब क्या डांस वांस हाँ, वायलेंस नहीं था, दोस्ती यारी करने का तरीका था, डांस गाना गाना, या मेरा एक काम कर दे, या उस लड़की से बात करके आ, मैंने बोला है बताइयो मत, और ये सब तो मतलब इतना सीरियस डॉक्टर्स होते हैं। कई लोगों को तो ये लगता है जैसे डॉक्टर से बोलने में भी हिचकिचाहट होती है, कुछ भी पर्सनल डॉक्टर से बात नहीं कर पाता है क्या सर कोई भी? सर देखिए ऐसा है कि डॉक्टर्स की लाइफ में ना पढ़ाई का जो प्रेशर ओवर द ईयर्स आता है, उससे काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हो जाते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते, और उस स्ट्रेस के साथ दे आर जस्ट हैप्पी वॉट एवर दे आर डूइंग, है ना। तो आप उनसे शायद मिलोगे भी नहीं, उनसे बात भी नहीं कर पाओगे। कुछ 1 से 5% हमारे जैसे होते हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, लोगों से रिलेशंस बनाना चाहते हैं, उन रिलेशंस पे खरे उतरना चाहते हैं। तो आपको हर तरीके का इंसान मिलेगा, क्योंकि आप देखिए डॉक्टर भी इंसान है और इंसान हर तरीके का है। तो ये नहीं बोल सकते कि मतलब डॉक्टर्स भी मूवी देखने जाते हैं, डॉक्टर्स भी पार्टी भी करते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स का डाइवोर्स भी होता है, डॉक्टर्स का प्यार मोहब्बत भी होती है, अपनी बैचमेट से शादियां भी होती हैं, जूनियर सीनियर में भी होता है, सब कुछ होता है। ओके, जैसे कॉलेज में होता है, सब कुछ होता है, बट हाँ उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है कि हर साल जो एग्ज़ाम होता है वो इतना टफ होता है कि वो काफ़ी लोगों के तोते उड़ा देता है। और जो एंट्रेंस एग्जाम हमारे 3 हैं, ऐसे मैंने 3 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम दिए, वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं सर, मतलब वो IAS के लेवल से भी टफ माने जाते हैं। तो आप PMT में देखेंगे 4-5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जी सर। 15-20 हज़ार सीटें हैं, तो मतलब, और हम तो मेरा तो ऑल इंडिया टॉप रैंक रहा है हमेशा, तो मतलब इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ अ सीन ना। तो आप सोचो कि वो एग्जाम्स क्रैक करने इतने मुश्किल हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल टेक अ टोल। और यही है सर। और आप कह रहे हैं ना कि डॉक्टर की रिस्पेक्ट होती है, तो डॉक्टर से हर कोई, मेरे को ऐसा लगता है, ये अपनी साइड बता रहा हूँ, डॉक्टर से हर कोई अपने मतलब के लिए दोस्ती करना चाहता है। ओके, कि रात को 2 बजे बीमार पड़ूँ तो ये डॉक्टर मेरे को मिले। जैसे मैं स्कूलिंग मेरी दिल्ली की है ना, हाँ। MBBS MD सारी एजुकेशन दिल्ली की है, तो आधी दिल्ली में रैंडमली लोग मेरे को जानते हैं। तो एक बार क्या हुआ, कोई 4 डिफरेंट तरह के लोग मिले, उन्होंने बोला यार मैं स्कूल से पढ़ा हूँ, उसने बोला मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, उसने बोला मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, तो उन्होंने बोला मेरा एक दोस्त रहता है वहाँ पे। ओके, तो स्कूल के लोग मुझे शुभ नाम से जानते हैं, शुभ। तो उसने कहा मेरा दोस्त रहता है शुभ, कहता मेरा भी दोस्त रहता है शुभम। तो उन्होंने बताया वो तो ये कहते नहीं उसका नाम शुभ है, शुभम है। तो रात को 12 बजे मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि यार ये हम आर्ग्यू कर रहे हैं। मैंने कहा तुम दोनों सही हो, बेट कोई नहीं जीता। तो वही है ना। तो आज जिस इंसान से मेरी बात नहीं हुई, वो भी मुझे फ़ोन करके एक बार बोल देता है कि यार या वो भी किसी को बता रहा होता है कि वो मेरा क्लासमेट है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। ओके सर, एक चीज़ जो आप जैसे फेस्टिवल या फैमिली गैदरिंग में जाते हो, तो वहाँ पर मोस्टली क्या पूछा जाता है? मतलब हालचाल पूछते हैं या कुछ पर्सनल टॉक पे आ जाते नहीं, बीमारी तो पूछ ही लेता है कोई, रिपोर्ट तो दिखाई देता है। हैं? ओके, तो आप बोलते नहीं हो कुछ, भाई यहाँ तो एंजॉय कर लेते? नहीं मतलब देख लेता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आई थिंक रिपोर्ट देखना भी एंजॉयमेंट है हमारे लिए। तो ये कह सकते हो ना सर, आपके साथ वाइल स्लीपिंग अगर जब भी एक कोई कॉल आएगा फ्रेंड सर्कल में या दोस्त में, वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन के लिए भी कॉल होगा, हालचाल के अलावा? सर परेशानी के लिए आता है। जनरली आपको मेजॉरिटी लोग परेशानी के लिए याद करते हैं, या फिर उनकी या उनके बच्चे की शादी होती है, या बच्चा हुआ होता है, या उसका बर्थडे होता है। तो जनरली इन 2 कारण के लिए ही मैक्सिमम कॉल आते हैं। ओके, तीसरी तरह कॉल अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं। अच्छा, उसके लिए भी दिखाने के लिए। अच्छा, डायरेक्ट ये अपॉइंटमेंट हमारा फिक्स करवा दो कुछ? हाँ मतलब मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो अननोन नंबर जनरली मैं पिक नहीं करता, वो फॉरवर्ड होके हमारे मैनेजर के पास चले जाते हैं। बट कुछ जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे बात करता हूँ। वो करना ही पड़ता है। हाँ ओके सर। नहीं मतलब वो भी ज़रूरी है ना कि मैं भी पर्सनल टच एक लेवल तक मेंटेन करूँ, जब तक ऐसा नहीं हो जाता कि मैं कर ही नहीं पा रहा। क्योंकि वो भी एक अपना USP है ना कि डॉक्टर पर्सनली अवेलेबल है मेरे लिए, वो मुझे ग्रो करने में भी हेल्प करता है। तो मैंने काफ़ी फैमिलीज़ की पर्सनली हेल्प करता हूँ मैं। मतलब आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में एक सीनियर डॉक्टर इस लेवल का हमारा जानकार है जिससे आप बात करो। तो जैसे आप पहली बार मुझसे मिलने आए और किसी ने आपको मेरा नाम बताया, आप आए और मैंने आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए, तो आप सोचिए आपके लिए उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट कितनी बढ़ गई और मेरे लिए रिस्पेक्ट कितनी बढ़ गई। तो आप एक एसेट बन गए ना मेरी लाइफ के लिए। आप जाके हर जगह बताओगे, आपके पास मेरा नंबर आ गया, मेरे पास आपका नंबर आ गया, आप नेक्स्ट टाइम मुझे व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो एक लेवल की, मतलब उसे नेटवर्किंग कह सकते हो, एक लेवल का आप
पॉजिटिव इम्पैक्ट कह सकते हो सोसाइटी पे। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट को आपसे 10 मिनट बात करके ही मतलब अच्छा लगता है। मैं कह रहा है। हूँ ना सर, क्या होता है ना डॉक्टर के लिए ना, हमें लगता है कि वो डांट देंगे, इसलिए वो ना पेशेंट भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता। वो अपनी प्रॉब्लम को बताता है। अब जैसे 4 चीज़ यूजुअली मैं देखता हूँ, आप कुछ लिखते रहते हो और वो पेशेंट बोलता रहता है, 2 चीज़ें लिए ठीक है, आपने ये मेडिसिन लिखा, जाओ जाओ हो गया। सर देखो सुधांशु जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ग्रोथ का ना कोई रूल नहीं होता। ग्रोथ का रूल होता है अगर कोई है तो अडेप्टेबिलिटी। अगर आप हाई हेड और स्नॉबिश रहोगे ना, तो आप किसी फील्ड में ग्रो नहीं कर पाओगे। देखिए, आपको हर कोई नहीं समझ पाएगा, पर आपको खुद को समझना है। जी। मेरे को 8 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। जब मैंने डीएम क्लियर किया था, तो शुरुआत में मैं सारे फ़ोन उठाता था, अब मैं नहीं उठाता। ऐसा नहीं मैं उठाना नहीं चाहता, बट मेरी एनर्जी पूरी वेस्ट होने लग गई है वो। तो अगर सामने वाले को लगे कि यार ये बड़ा आदमी बन गया इसलिए फ़ोन नहीं उठाता, तो उसकी प्रॉब्लम है। मेरे को क्लियर है मैं क्यों नहीं उठाता। कोई नहीं, आज क्लियर हो जाएगा ये चीज़ एटलीस्ट कि रीज़न क्या है अगर कई बार फ़ोन नहीं उठाते। हाँ, तो वही कारण है। पर कोशिश करता हूँ, मतलब कि अगर कोई सेव्ड नंबर है मेरे पास, इसका व्हाट्सएप आए, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ। कई बार 1-2 दिन हो जाते हैं रिप्लाई करने में, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपकी भी पर्सनल लाइफ भी होती है, फैमिली होती है, यू हैव टू डेडिकेट टाइम टू दैट। तो वैसे सर लीवर से रिलेटेड आप देखता हूँ लोगों को चेक मतलब एडवाइस करते हो, आपके काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे वीडियो भी देखा है। दिल्ली में सर हर घर में, हर किसी एक घर में मेरे हिसाब से अगर 6 लोग हैं तो 1 लोगों को प्रॉब्लम है, किस चीज़ की? लीवर गैस्ट्रो कह लो आप। क्योंकि ना हम कुछ भी खा रहे हैं आजकल। आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो पेशेंट को देख के कि कुछ भी खा रहे हैं या कुछ ऐसा जो अनयूजुअल हो? देखिए सर, फैटी लिवर तो 1 in 4 को है इंडिया में, और वो डेफिनेटली आपके खाने पीने से रिलेशन रखता है। आप क्या खाते हैं, आप किस मात्रा में खाते हैं, आप ओवर ईट करते हैं नहीं करते हैं, ईटिंग पे आपका वेट डिपेंड करता है, आपका वेट ओवर है कि नहीं है, फिर आप मीठा कितना खाते हैं, आप प्रोसेस्ड फूड कितना खाते हैं, आप ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं कि नहीं खाते, आप ऐसे खाने जो एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने कहे जाते हैं, जैसे हल्दी, लहसुन, जो क्या कहते हैं चेरीज़, आप बनानाज, मैंगोज़, एप्पल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, राइट, सही मात्रा में अगर आप फिश खाते हैं तो खाते हैं कि नहीं खाते। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग इससे दूर जा रहे हैं और फूड डिलीवरी ऐप्स से ऑर्डर कर रहे हैं, पिज़्ज़ाज बहुत खा रहे हैं, बर्गर्स बहुत खा रहे हैं। तो इस चक्कर में जो फैटी लिवर कहा जाता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, वो डेफिनेटली अपकमिंग है और बहुत तेज़ी से लिवर सिरोसिस का बढ़ता हुआ एक कारण बन रहा है। यही कारण कह सकते हैं सर, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम रामायण काल या उसके आगे की थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे लाइक लक्ष्मण जी भी इंजर्ड हुए थे तो लंका से ही डॉक्टर बुलाया गया था। तो एक ना आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक कर देते हैं चाहे किसी भी टाइप का बीमारी हो। और आज देख लो सर, मोस्टली हम खाने से ही बीमार पड़ रहे हैं। वो तो है सर, बट आपको ये मानना पड़ेगा कि मतलब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जो हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स, होम्योपैथ हर्ब्स, और बहुत लोगों ने मेरे को डिसलाइक भी किया है बोलने पे, मैं उनको बार बार बताता हूँ कि मेरी मदर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो मैं सिर्फ साइंस की बात करता हूँ कि साइंस में प्रूवन है कि हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन लिवर टॉक्सिक होती है। तो मेरे को इस मामले में कोई डर नहीं है बोलते हुए कि यस, आपको ध्यान से लेनी चाहिए। मैं आपको ये बात मान सकता हूँ कि पुराने टाइम में, आज से 50 साल 60 साल पहले भी सिंपल ईटिंग जो थी उससे ये सब कम हो रहा था। बट अब लैविश लाइफस्टाइल, क्या खा रहे हैं, और दूसरी चीज़ सर, हम कार्ब रिच लोग हैं। हम रोटी, चावल, समोसे, ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो विद टाइम ना कंपाउंड करता है। जैसे मुझे आपकी कास्ट नहीं पता, पर मैं एक ब्राह्मण हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ मैं, तो ब्राह्मण और बनियों का मैं बता सकता हूँ कि मीठा बहुत ज़्यादा है। हाँ, पार्टी होती है तो कचौड़ी भी चलती है, ब्रेड पकौड़े भी चलते हैं, है ना, वो खुशी का साइन है। फेस्टिवल पे मिठाई दबा के होती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा आपके वेट पे और इंसुलिन रेजिस्टेंस पे रोल प्ले करती है। 2 साल पहले मेरा 105 किलो वेट था, ओके, तो अभी 72 है। तो मैंने सिर्फ डाइट से किया है, बट अभी परफेक्ट लगे सर। मतलब सर वेट लूज़ किया है मैंने कोशिश करके, मतलब काफ़ी वेट लूज़ किया है। तो आप मेरी पुरानी फ़ोटोज़ देखोगे तो पहचानोगे नहीं मेरे को। तो ये क्या क्लाइंट अपना परसेप्शन खुद चेंज करने के लिए किया या डिमांड थी कि डॉक्टर को? दोनों था सर। आई थिंक डिमांड ज़्यादा थी, बिकॉज मेरे को 1-2 पेशेंट्स नहीं बोलते था कि सर आप भी तो इतने मोटे हो। तो मुझे लगा कि अगर मैं फैटी लिवर ट्रीट कर रहा हूँ, लिवर सिरोसिस ट्रीट कर रहा हूँ, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस लिवर पे ट्रीट कर रहा हूँ, पैनकेटाइटिस ट्रीट कर रहा हूँ, तो मेरे को लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा।
तो मैंने लिमिटेड एक्सरसाइज भी करी, बट बीच में मुझे जिम में इंजरी हो गई थी तो मैं उसे लंबा नहीं कर पाया। बट मैंने हाँ 1.5 साल बिल्कुल अनाज नहीं खाया, मैं फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और कॉफ़ी पे था, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मेरे को, तो काफ़ी कई लोग कहते हैं सर जैसे फ्रूट्स खा के हम लोग जीवन नहीं जी सकते हैं, ऐसा नहीं है सर, कमजोरी आ लगता जाती है, है 2-3 नहीं आता सर, नहीं आते, आपको लगता है वो, क्योंकि आपके ना लिवर जो है वो फैट और ग्लाइकोजन स्टोर करता है, जो रेस्टिंग मतलब आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ सर, आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है और आपकी एक डेली अर्निंग होती है। आप कोशिश करते हो कि आपका डे टू डे खर्चा डेली अर्निंग से चले, सेविंग बैंक अकाउंट से ना चले। तो अब आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट है फैट का, ग्लाइकोजन का, ये स्टोर है। अब बॉडी में आप एक्सेस में हर रोज़ जो कमा रहे हो कैलोरी, वो खा रहे हो, तो बॉडी इसको यूज़ नहीं कर रही ना, स्टोर को। तो जैसे आप नहीं चाहते कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट खर्चे में यूज़ हो, तो अगर आप पैसे को कैलोरीज में कन्वर्ट कर दें, तो जब तक सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ कैलोरीज यूज़ नहीं होंगी, आप वेट लूज़ नहीं करेंगे। कमज़ोरी ऐसे नहीं आती सर। ओके, तो ये जैसे लाइक हम अपने यूथ को बोल सकते हैं अगर पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर खा रहे हैं, या एक मोमोज भी आ गया सर, क्योंकि मेरे हिसाब से लीवर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उससे। मैदा होता है उसमें, ये हाँ, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा बता दो सर, मैदा कितना हार्म करता है? बिल्कुल हार्म करता है सर, क्योंकि ये सब, इन सब चीज़ों का ना खाने से एकदम से इंसुलिन स्पाइक आता है। तो इंसुलिन आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं उसे लिवर में फैट में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ से फैटी लिवर शुरू होता है। तो प्रोसेस फूड जितना कम कर पाएँ हम सर, जितना भी कम कर पाएँ, हमें एक्टिवली कोशिश करनी चाहिए कि प्रोसेस फूड कम करें। और आजकल आप जो यूथ की बात कर रहे हो, फ्रूट्स का इंटेक एक्चुअली काफ़ी कम है सर, बिल्कुल कम है सर। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम फ्रूट्स एडिक्वेट मात्रा में खाएं, और एक मील तो मुझे लगता है सिर्फ फ्रूट्स और वेजीज की होनी चाहिए। ओके, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर? बिल्कुल जीरो कर देनी चाहिए सर आप। और एक ब्लैक कॉफ़ी का आया हुआ है ट्रेंड आजकल, वो तो मैंने ही शुरू किया था, मेरा ही 25 मिलियन के आसपास रीच पहुंची है। ओके, आपने स्टार्ट किया सर। मैंने एक फील किया, मतलब मैं संडे नाइट रीचर देख रहा था, अपनी कॉफ़ी हाँ प्लीज़ सर, रीचर देख रहा था, तो मुझे क्या लगता सर, ब्लैक कॉफ़ी का ट्रेंड हम बाहर से अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि मे बी वो उनकी कंट्री ठंडी होती है और हम लोग तो रहते हैं यहाँ पर, तो 4 सीज़न हम लोग एंजॉय करते हैं, तो कह सकते हैं ये ट्रेंड वहाँ से आया है या नहीं सर, ये ट्रेंड साइंस से आया है। ओके, कॉफ़ी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें साइंटिफिकली देखा गया है कि आपके लिवर फाइब्रोसिस, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, एंड ब्लैक है तो मिल्क नहीं है, उसमें आपके लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, सबके लिए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्लैक कॉफ़ी से आपकी लिवर हेल्थ बेटर होती है। और जो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बीपी हाई होता है आपका ब्लैक कॉफ़ी से, एंजाइटी बढ़ती है, तो आप अपनी डोज को उस हिसाब से टाइट्रेट करिए कितना आपको सूट करता है। आई थिंक डे 1 से आप इतना ना लें, धीरे धीरे करके उसमें ऐड करें, तो आई थिंक आइडियली एक दिन में कितनी बार पीनी चाहिए ब्लैक कॉफ़ी? सर मैं तो 3 से 4 कप पीता हूँ, ओके, तो मेरे को तो कोई दिक्कत होती नहीं है। टाइम ड्यूरेशन गैप का? हाँ, मतलब एक सुबह हो जाती है, एक दोपहर की तरफ लंच की तरफ, एक 4 बजे हो जाती है, एक कोशिश करता हूँ 5-6 बजे के आसपास पी लूँ, और उसके बाद ना पीऊँ कि नींद की दिक्कत ना हो। तो मेरे को तो दिक्कत नहीं होती इतनी, मतलब, बट हर किसी की बॉडी अलग है, जिसको हो रही है उसे टाइट्रेट करना चाहिए। बट अगर आप कोई लिवर हेल्थ पे काम करना है सर, एक और चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, जो फैटी लिवर और लिवर हेल्थ का मेन ट्रीटमेंट है वो वेट लॉस और डाइट है, एक्सरसाइज और डाइट है। ब्लैक कॉफ़ी, कोई भी दवाई, कुछ भी तभी हेल्प करेगा जब आप वो कर रहे हैं। अगर आप वेट लूज नहीं कर रहे, बैठ के कॉफ़ी पिए जा रहे हैं या दवाई खाए जा रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। कई लोग खाना छोड़ देते हैं सर और ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं 3 बार, वो सही नहीं है सर। देखिए सर, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। 30% के आसपास आपका 1/3 आप लगा लीजिए डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, 1/3 फैट होना चाहिए, 1/3 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट को हम थोड़ा कम करें, अगर हम मोटे हैं तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो न्यूट्रिशन हैज़ टू बी गुड। और सर एक ड्रिंक जो करते हैं लोग, लाइक डेली 2 पैक मारते हैं, उसके बाद कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी तो पी रहा हूँ लेकिन असर नहीं आ रहा कहीं पे। नहीं सर, अल्कोहल किसी भी मात्रा में आपकी लिवर के लिए, आपकी पूरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। तो उसको हम किसी भी हालत में, किसी भी एस्पेक्ट में प्रमोट नहीं कर सकते कि अल्कोहल आपको किसी भी मात्रा में आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। ओके, क्योंकि दूसरी टोटली अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सर, दूसरी चीज़ आप समझेंगे ना, अल्कोहल में टॉलरेंस होती है। आप अगर 2 ड्रिंक आज पी रहे हैं, 2 साल बाद आपको 2 ड्रिंक में मज़ा नहीं आएगा, नहीं है, आप 6 ड्रिंक पी रहे होंगे, फिर उसके 2 साल बाद आप 12 ड्रिंक पी रहे होंगे, तो आप अल्कोहलिज्म में पहुंच ही गए। तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, और अल्कोहल डिस्ट्रॉयज फैमिलीज। बट सर कई बार बियर के बारे में, मतलब इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे आता रहता है कि 1 ग्लास बियर पी लो तो आपका फैटी लीवर वगैरह सब मतलब सही रहता है। सर इसको स्कैम बोलूँ या झूठ बोलूँ या
क्या बोलूँ पता नहीं, बट ये बिल्कुल गलत है। ओके, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लिवर के लिए कैसे बियर अच्छी हो सकती है? पता नहीं सर, कुछ लोग कह रहे हैं लिमिट में होना चाहिए, इतना ml इतना होना चाहिए। सर इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए आजकल कुछ भी बोलता है आदमी। बिल्कुल सर, ये एक्चुअली सच है। मुझे भी ये फील होता है कई बार ना। मैं अभी जैसे मेरा बेटा 2.5 साल का है, तो इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को क्या देखता हूँ, ट्रेन के आगे आ जाते हैं और वो कहते हैं, जैसे एक दोस्त को पकड़ रखा होता है और कहते हैं आप ना चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, अदरवाइज़ ना इसको बचा नहीं पाएंगे। मैं ये सोचता हूँ कि आज वो मेरा 2.5 साल का बेटा इन चीज़ों को देख के वो क्या सीख रहा है। बट सोशल मीडिया पे लोग बनाए जा रहे हैं इस तरह के वीडियो, सब बहुत अजीब अजीब प्रैंक कर रहे हैं लोग। ये नहीं देख रहे कि ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो ख़राब हो रहे हैं। घर में भी रिएक्ट करते हैं समटाइम वो कि पापा मैं आपको मारूंगा, ये वो चैनल फ़ोन दिखाओ, वो धीरे धीरे। तो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से भी हमारी जो सोसाइटी है वो एक नेगेटिव में जा रही है। बिल्कुल सर जाएगी। आप कुछ भी, क्योंकि रेगुलेशन कोई है नहीं। अगर आप लगातार जो दिखा रहे हो वो सोसाइटी फ़र्क तो पड़ेगा। जैसे अभी आपके एक पॉडकास्टर थे और एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे जिनने कुछ बोल दिया था, जी जी जी, जिससे उनको पता नहीं क्या क्या जेल वेल भी होने वाली थी, क्या होने वाला था। तो सोशल मीडिया पे जो भी है ना सर, उसको ये समझना पड़ेगा कि उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अगर आप जनरेशन्स को गलत इन्फ्लुएंस करोगे तो वो सही नहीं है। अब जो उस बंदे ने बोला था कि कुछ पेरेंट्स का या कुछ बोला था, जो ऐसी चीज़ अगर आप बोलोगे जो 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा सुन रहा है, तो आप अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हो? आप हमेशा से इंडियन सोसाइटी को क्यों पसंद करते हो? और ये उस संस्कारी वे में है। नाम भी कमा के क्या करना है सर? नहीं सर, देखिए इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले एक पॉडकास्ट पे ही बोली थी। इंसान जब भी पैसे के पीछे भागता है वो अपना पर्पस भूल जाता है। पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं अपना काम करूं और पैसा मेरे पीछे आना चाहिए। अगर मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गेम लूज होगी। अगर मैं बोलूँ एज अ डॉक्टर कि मुझे पैसा कमाना है पर पेशेंट केयर नहीं करनी, कि मैं पेशेंट से बात नहीं करूँगा, मैं पेशेंट को लूटूंगा, तो सामने वाले को दिखता है। तो वो, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन की फ़ीस इन पर्सन कंसल्टेशन से ज़्यादा है। ओके, मतलब फ़ोन पे बात करने के ज़्यादा चार्ज करते हैं हम रादर देन फेस टू फेस। बहुत लोग मेरी मैनेजर से पूछते हैं ऐसा क्यों है, तो हम उन्हें बताते हैं हम डिस्करेज करते हैं ये चीज़। अब मेरे पास ग्वालियर से भी पेशेंट है, मेरे पास बैंगलोर से भी पेशेंट है, मेरे पास चेन्नई से भी पेशेंट है, मेरे पास इंटरनेशनल पेशेंट भी है, जो सब कुछ छोड़ के, ये कॉल पे होता है, जूम पे होता है? नहीं, आते हैं मिलने, ओके, दिखाने, एडमिट होने। तो अगर वो सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं तो मेरी प्रायोरिटी वो है ना। बिल्कुल सर, अगर मैं उनके सामने फ़ोन उठाऊंगा, फ़ोन पे बात करूंगा, तो वो बोलेंगे अरे तो कैजुअल है बंदा। बिल्कुल सर। तो मेरा ही ब्रांडिंग, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ डे इन डे आउट, वो ख़राब होती है। तो मेरी रेपुटेशन कैसे बिल्ड होती है? मेरी रेपुटेशन बिल्ड होती है जो मैं पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ पेशेंट से, मैं उसे लिटा के चेक करता हूँ, मैं दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ पेशेंट देखने में, रिपोर्ट्स बिठा के देखने में, वो 15 मिनट पेशेंट को देने में। तो पेशेंट तो अपनी सहूलियत देख रहा है। तो हम तो कितनी बार बोलते हैं कि प्लीज़ ऑनलाइन मत दिखाइए, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं लगता। मैं दवाई तो लिख देता हूँ आपको खुश करने के लिए, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है, बट आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई प्रोफेशन। ओके, तो मेरा ये परफेक्ट मानना है कि अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो कुछ ना कुछ गलत होगा। आप ये कह सकते हो सर, सोशल मीडिया पे सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए लोग आते हैं या इन्फॉर्मेशन के लिए भी लोग आते हैं? सर इन्फॉर्मेशन के लिए लोग आते हैं, बट उनको समझना पड़ेगा कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास। क्योंकि अगर अब एक आप मैं बोलो बात कि- करूँ डॉक्टर शुभम सर की, और एक बात करें हम जो 1-2 साल पहले एक स्टैंड अप कॉमेडी या किसी ने स्टार्ट किया, तो उनको ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और एक डॉक्टर जो अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहा है, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कैसे हेल्दी लाइफ जीना है, लेकिन लोग इनको ना देख के उनको देख रहे हैं। ठीक है सर, स्टैंड अप कॉमेडियन का काम अलग है, वो खुशी बांटना है। हमारा काम हेल्थ अच्छा रख के आगे खुश रह पाएँ वो है। हर इंसान का काम अलग है। लोग कुछ भी करें वो उनकी पर्सनल चॉइस है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री कि हम एक फ्री कंट्री है, फ्रीडम है हमारे पास, तो उससे कंप्लेंट नहीं है मेरे को। बट हाँ ये है कि मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद लोग ये बोलें कि एक इंसान है जो पॉजिटिव हेल्थ का कंटेंट बनाता है अपनी नॉलेज से और अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता है। वो मेरा काम है। अब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन को देख रहा है, मेरे को नहीं देख रहा, तो मैं उस पर क्या रहूँ ना।
हाँ नहीं ये तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। मतलब ये कहीं ना बट कहीं मेरे को hit नहीं दिक्कत करता। बस एक चीज़ से है, दिक्कत एक चीज़ से कि आपको लगता है कि आपने यूट्यूब वीडियो देख के, इंस्टाग्राम रील देख के आपको डॉक्टर आप बन जाओगे, हाँ या गूगल पढ़ के आप डॉक्टर बन ये जाओगे। भी सेकंड है सर। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट हमें गूगल पढ़ के हमारी बीमारी पढ़ा रहे होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंने 15 साल पढ़ाई करी है, इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए हैं, इतने सारे टॉप नॉच सेलिब्रिटीज़ पॉलिटिशियंस से मुझे गोल्ड मेडल्स मिले हैं, तो एटलीस्ट उस नॉलेज को मेरे को प्रोसेस करने दो। आप अगर मेरे को ट्रस्ट करते हो तो आप मेरे को दिखाओ, नहीं तो आज के टाइम पे दिल्ली में, इंडिया में इतने डॉक्टर्स हैं, आप उन्हें दिखा लो। बिल्कुल आपके पास डॉक्टर बहुत सारे हैं, मेरे पास पेशेंट बहुत सारे हैं, तो एटलीस्ट डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट जहाँ पे है वहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, मतलब आप अगर मेरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे तो किसी और को करते होगे, आप उनको दिखा लो, उसमें क्या दिक्कत है। इट्स नॉट ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे को दिखाओ, है ना। एक कह सकते हैं सर कि यूनिफॉर्म जो डॉक्टर यूनिफॉर्म है उसका एक ट्रस्ट ब्लाइंडली है लोगों के लिए, क्योंकि मैं छोटे छोटे एड्स देखता हूँ, लाइक अगर लाइफ बॉय शॉप है, क्या तो है लाइफ बॉय शॉप जो साबुन, हाँ। अब उसमें देखता हूँ कि डॉक्टर्स बन के आते हैं वो चश्मा लगा के एक यूनिफॉर्म में, और वो बोलते हैं ये 99% जर्म्स को किल कर देता है, और लोग ट्रस्ट करने लग जाते हैं। लगता है कि ऐसे मिसयूज भी करते हैं यूनिफॉर्म। सर देखो, अब ये है ना कि मतलब हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो डॉक्टर्स भी हैं ऐसे ब्लैक शीप्स होते हैं जो अनएथिकल काम करते हैं, जो बहुत कुछ करते हैं। तो इंसान है, इंसान डॉक्टर है इंसान छल कपट भी करता है, इंसान अच्छा काम भी करता है, इंसान अपना टाइम निकाल के अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश भी करता है। इंसान हर तरीके का है ना सर, चोर भी है, तो डॉक्टर चोर नहीं होगा ऐसा नहीं है तो मतलब डॉक्टर, अब बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप उनकी बात करिए जो एम्स में हमारे टीचर्स हैं या मौलाना आज़ाद में हमारे टीचर्स हैं, उन्हें ज़िंदगी में जितना पैसा कमा सकते थे उन्होंने कभी नहीं कमाया। वो शायद 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी पे ज़िंदगी भर काटी है उन्होंने, है ना। तो उनकी बात भी कोई नहीं करता। आपको तो सिर्फ वो दिखते हैं ना जो मतलब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हैं, या जिनने अपने अस्पताल बना लिए, जो BMW चला रहे हैं, जो मर्सिडीज चला रहे हैं, जो दिल्ली की टॉप सोसाइटी में रह रहे हैं, मुंबई की टॉप सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको तो वो दिख रहे हैं। अब वो भी तो देखिए कि डॉक्टर ऐसा भी है जो सेवा कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में बैठे हुए हैं और फ्री में इतने सारी OPD देख रहे हैं जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको टाइम लग रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो बहुत सारा ऐसा है डॉक्टर्स की लाइफ जो आपको नहीं नजर आ रही। मेजॉरिटी पॉजिटिव है, बट ऐसा नहीं है कि लोग गलत काम नहीं कर रहे। ओके सर, मैं थोड़ा सा एक ना डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। एक डॉक्टर जो लग्जरियस दिखा रहा लाइफ को, लाइक आपने जो बोला ऑडी, या हम बड़े हॉस्पिटल को कोई चूज कर लेते हैं, और एक छोटा डॉक्टर जो छोटे हॉस्पिटल में लाइक मोहल्ला क्लिनिक टाइप, दोनों डॉक्टर ही है सर, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा इलाज करें। क्यों सर? ये तो परसेप्शन की बात है ना। देखिए सर, मोहल्ला क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर बैठा होगा तो खांसी जुकाम बेसिक बीमारियों के लिए अच्छा है, बट अब आपको लिवर सिरोसिस है तो आपको मोहल्ला क्लिनिक में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा ना। ओके, उसके लिए तो आपको मेरे पास तो या फिर particular किसी, हाँ एग्जैक्टली, स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। एक स्पेशलिस्ट वहाँ नहीं मिलेगा। देखिए डॉक्टर MBBS करके आप डॉक्टर बन जाते हो, तो MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन होती है MD, 3 साल की, 5.5 साल के बाद 3 साल की स्पेशलाइजेशन। MD स्पेशलिस्ट बनने के बाद 3 साल की सुपर स्पेशलाइजेशन भी करी है मैंने। तो मोहल्ला क्लिनिक में आपको MBBS वाला मिल रहा है, यहाँ पे आपको MD DM वाला बंदा मिल रहा है। तो उन दोनों का मरीज को देखने का और ट्रीटमेंट देने का तरीका और जो प्रोसीजर्स, जैसे मैं एंडोस्कोपी करता हूँ, कोलोनोस्कोपी करता हूँ, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करता हूँ, ERCP करता हूँ, तो ये बहुत ही हाई एंड प्रोसीजर्स हैं जो सिर्फ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही कर सकता है। ये मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकते। अब किसी को खून की उल्टी आ रही है तो वो मोहल्ला क्लिनिक जाके क्या करेगा? नहीं जाएगा। तो या तो एम्स जाए, या सफदरजंग जाए, या लोकनायक जीवी पंत जाए जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, या फिर सफदरजंग जाए, या GTB हॉस्पिटल जाए, या बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ ऐसे पेशेंट आते हैं। बट क्योंकि ये स्टारडम की दुनिया है, आपको दिखते वही लोग हैं जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बैठे हैं या प्राइवेट के ऐसे डॉक्टर्स हैं, तो परसेप्शन है सर। बट दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक इंसान फाइनेंशियली उस लेवल पे है जहाँ पे वो इतना हाई टैक्स पेयर है, तो वो अपनी और अपनी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो क्यों ना करे। देखिए सर, मेरे को एक चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में, कि डॉक्टर पैसा नहीं कमा सकता। क्यों नहीं कमाएगा डॉक्टर? क्यों नहीं कमाएगा? वो उसकी चॉइस है, वो उतना क्वालिफाइड है और उसके पास इतनी क्लाइंटल है जो उससे मिलना चाहती है। अब आप ऐसे डॉक्टर से मिल सकते हो प्राइवेट में, इनकी 3-3 महीने अपॉइंटमेंट की वेटिंग है। जनता एक्सेप्ट कर रही है ना कि वो इतना क्लास का बंदा है, इतना क्वालिफाइड है और इतना वर्ल्ड क्लास काम कर रहा है, जिसके पास पूरी दुनिया से पेशेंट आ रहे हैं। ओके, आपको अगर पता हो, इंडिया में ऐसे डॉक्टर्स हैं इंक्लूडिंग मी जिनको इराक, ईरान, UAE, US, UK
रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया, यहाँ से पेशेंट्स दिखाने आते हैं। बिल्कुल सर। तो सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप DLF एम्पोरियो गए हैं, आप MKT चाणक्य गए हैं, बिल्कुल। आपको गुची की बेल्ट खरीदनी है, आपको सैल्वातोर फेरागामो की बेल्ट खरीदनी है, ये बेल्ट का तो नाम नहीं। आपको लुई विटॉन के जूते खरीदने हैं, या आपको लुई विटॉन का पर्स खरीदना है। तो आप अगर सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियन है, वो आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा है ना, ट्रू। वो ब्रांड है, उसका एक MRP है, वो आप कैसे भी उसे जस्टिफाई करो। आप बोलो लुई विटॉन बेकार है, तो भाई तू भी तो चाहता है कि उसके जूते पहने। आप बोलो BMW बेकार है, तो भी तो वो ब्रांड वैल्यू है। अब किसी चीज़ की विद टाइम ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई है, तो आप उसको निगेट नहीं कर सकते। आपको डिनर करना है, आप घर पे करिए, 50 रुपये में डिनर बन जाएगा। अब आपको जाना है लीला पैलेस चाणक्यपुरी, वहाँ के रूफटॉप रेस्टोरेंट में डिनर करना है, फिर बिल आता है 50,000 रुपये। फिर आप बोलोगे ये तो महंगा है, आपको बुलाया, खुद ही गए हो आप। ग्रेट आंसर आई थिंक। आप समझ रहे हो? तो अगेन स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिटीजन को हेल्थ देना, बट हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इतनी है कि टैक्स पेयर को वो सब नहीं मिल रहा है। मिलता सर। तो ऐसा नहीं है सरकारी अस्पताल बुरे, मैं सरकारी अस्पतालों से पढ़ा हूँ। मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है सर, क्योंकि कुछ चीज़ों में हमारा परसेप्शन होता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से पास करें, एंड सेकंड जब हम अपीयर हो जाते हैं तो हम प्राइवेट को प्रेफर करते हैं जॉब के लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे को तो सरकारी में नौकरी नहीं मिली थी, मैं सरकारी में रहता। ओके। मतलब अनफॉर्चुनेटली एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हूँ, रहा हूँ, तो कोई हमारे पास प्रिविलेज तो थी नहीं। बस ये था कि ऊपर वाले की दया से गॉड हैज़ बीन सो काइंड कि मैं ऑल इंडिया रैंक्स ला के सरकारी से पढ़ पाया, कि इतनी कम हमारी फीस थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि MBBS अफोर्ड कर पाता मैं प्राइवेट से जी। तो उसमें सरकारी से पढ़े हुए डॉक्टर का एक्सपोजर उस लेवल का होता है सर, वो इस तरह के केसेस देखता है और इस लेवल पे ट्रेन होता है, इस लेवल पे ओवरवर्कड होता है। मुझे अभी भी याद है MD में, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, जो इमरजेंसी ब्लॉक है उसके 3rd फ्लोर में मेडिसिन इमरजेंसी है, दिन के 100 से 150 24 घंटे में पेशेंट हम देखते थे, इसमें 50 से 70 एडमिट होते थे, और 72 घंटे हम सोते नहीं थे। खाना पीना तो भूल जाइए आप, नहाना खाना पीना भूल जाइए, हम सोते नहीं थे। एक बार घर आते हुए गाड़ी चलाते हुए मैं सो भी गया था, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो पॉइंट ये है कि आप क्वालिफाइड हैं, पर आपने क्वालिफिकेशन अर्न करी है, किसी ने दी नहीं है आपने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया है जी, वो आपकी अर्निंग है। अर्निंग है वो। अब मैं क्वालिफाइड हूँ, अब मैं डिसाइड करता हूँ क्या सोसाइटी मेरे को देती है। क्या सरकार मेरे को ज़मीन देती है अस्पताल बनाने के लिए? नहीं देती। नहीं देती। क्या सरकार मेरे को डिस्काउंट देती है क्लिनिक रन करने की? नहीं देती। क्या मेरे क्लिनिक पे जो उसकी लीज़ का रेंटल है या जो उसकी कॉस्ट है वो सरकार कम करती? नहीं करती। क्या सरकार मुझे पेट्रोल पे डिस्काउंट देती है? नहीं देती। सर मैं चाहता हूँ साथ साथ इसमें अगर ऐड ऑन हो सकता है, कोई कंट्री का एग्जांपल हो जहाँ पर कह रहे हो अगर इस टाइप की कुछ भी एक बेनिफिट मिलता है एक डॉक्टर को, तो डॉक्टर को नहीं सर, टैक्स पेयर को। ओके, टैक्स पेयर को। आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, अब शायद टैक्स ब्रैकेट चेंज हुआ है, बट मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। हाँ, 30 10 लाख पर एनम के ऊपर जो कमाते हैं, आप कमा रहे हैं सपोज कितना भी अमाउंट, आप अगर टैक्स दे रहे हैं तो उस टैक्स को देने के कुछ प्रिविलेजेस सरकार आपको देती है। जैसे आप बात कर रहे हैं, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, राइट, फिनलैंड, इसमें टैक्सेशन बहुत हाई है, बट फिर 18 साल तक एजुकेशन फ्री है, आपका हेल्थ फ्री है। तो आप टैक्स ज़रूर दे रहे हो, बट आपकी सिटीजन होके टैक्स देने की वो वैल्यूज़ मिल रही है। इसीलिए इंडिया में लोग टैक्स चोरी करते हैं, क्योंकि उनका ये होता है यार उसी रोड पे तो गाड़ी चलानी है, अस्पताल में जाके पैसे देने हैं, हर चीज़ पे कमाते हुए मुझे टैक्स देना है, खर्चते हुए मुझे टैक्स देना है। लग्जरी टैक्स 28% GST, किसी पे 18% GST, किसी पे 12% GST। तो इंसान कहीं ना कहीं टैक्स पेयर, जो हाई टैक्स पेयर हैं, वो चीटेड फील करते हैं। और मे बी सर एजुकेशन लोन भी महंगा है। हाँ बिल्कुल, कार लोन से महंगा है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए ना सर, मतलब आज के टाइम पे जो सच्चाई है, आप टैक्स भी इतना पे कर रहे हैं, और एक इंसान का दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में अपना घर बनाना एक सबसे बड़ा इशू हो गया है। बिल्कुल सर। लोग उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि यार रेंट पे रहना बेटर है जी, कि मैं ज़िंदगी भर रेंट पे रहूँगा। जो एक बेसिक पहले सोच थी कि मेरा घर अपना होना चाहिए, वो ही जा रही है, बिकॉज इट इज़ गोइंग
absurdly एक्सपेंसिव, आप समझ रहे हैं? तो और उसके ऊपर आप जितना भी कमा रहे हैं, आप इतना टैक्स दे रहे हैं, तो आपको कुछ मिल नहीं रहा। तो एज ए डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर पैसे क्यों ना कमाए? सरकारी अस्पताल से पढ़ा हुआ, इंडिया का टॉप मोस्ट क्वालिफाइड आदमी, तो पर पैसा कमाने के लिए चीट ना करें। बिल्कुल सर। सर कहने को एक बार को कहा जाता है कि हम 60-70% हमारे जो कंट्री में यंगस्टर है, यूथ है, और एक तरफ कहा जाता है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है जिसके कारण हम, जैसे आपने बोला ना यूरोप कंट्री का कुछ एग्जांपल दिया आपने कि 18 ईयर तक का एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, हम वो क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे सर? क्योंकि Population सारी बहुत ज़्यादा चीज़ें देखता हूँ, कई बार डॉक्टर्स भी यहीं से अच्छे प्रोफाइल के लिए बाहर जाते हैं। तो यूएस में तो सर इंडियन और चाइनीज डॉक्टर टॉप पे बैठे हैं। नहीं सर, आप समझिए मेरी बात, आप पॉपुलेशन तो कंपेयर करिए वहाँ की और हमारी। हम 150 करोड़ लोग हैं, मतलब सरकार में मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन अपनी मतलब ऑर्गेनाइज नहीं आई करी थिंक चीज़ों विद को। टाइम हो जाएगा सर। आई थिंक इट विल टेक मोर 100 ईयर्स। नहीं, मैं तो बस आपको दिल से बता रहा हूँ कि आई थिंक मैं इंडिया से बहुत खुश हूँ, और मैं यूएस में भी रहा हूँ, मैं लंदन में भी रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ की किसी कहीं की भी लाइफ पसंद है, ओके। क्योंकि मैं एक बहुत ही देसी आदमी हूँ। मुझे अपना परिवार चाहिए, मुझे अपने दोस्त चाहिए, मुझे अपने लोग चाहिए, मुझे फेस्टिवल्स चाहिए, मुझे डिस्ट्रेस करने के लिए कभी सैटरडे को डिनर पे अपने दोस्तों के साथ जाना है ना? और वो इंडिया में पॉसिबल वो इंडिया में पॉसिबल है। वहाँ तो आधा आदमी अकेला मर जाता है। तो देखिए सर, यूएस में रहना कुछ गलत नहीं है। हर जगह की अपनी स्ट्रगल्स हैं। इंडिया में रह रहे हो तो आपको आज यहाँ तक आने में 1.5-2 घंटा लगा, डिस्टेंस कुछ भी नहीं था जी। अब वापस जाएंगे 1.5-2 घंटा लगेगा, तो वो यहाँ की स्ट्रगल है, राइट? अब यहाँ पे लग्जरी है कि आप 4 नौकर अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ पे आप एक नहीं कर सकते। सब कुछ खुद करोगे। तो आपको क्या चीज़ पसंद है? मेरे को इंडिया में अपने लोग, अपना तरह का रहन सहन पसंद है, तो मैंने ये चूज़ किया। नहीं तो मेरे पास ऑप्शन था यूएस सेटल होने का। सर गवर्नमेंट्स के थोड़ा सा कनेक्शन बता सकते हो? जैसे गवर्नमेंट से इंटरेक्ट होता है कभी कि हमारा नेक्स्ट 10 ईयर का जो गोल्स है ये हो, जिसमें कुछ इस तरह के सेमिनार्स होते हैं डॉक्टर्स के? बिल्कुल होते हैं जहाँ सर, पे सरकारी में development होते हैं। है। ओके, ये सिर्फ सरकारी में होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होंगे, जी। प्राइवेट से कुछ लोगों के डेफिनेटली होंगे। मैं उस लेवल पे नहीं आया हूँ अभी। ओके, बट आपने सुना कुछ इस तरह के डेवलपमेंट चलते रहते हैं? हमेशा चलते हैं सर। गोल्स होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर का काम ही ये होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको चूज़ किया जाए, पॉलिसीज बने। डेफिनेट होते हैं सर। मेनली ये लोग सरकारी होते हैं, ये डॉक्टर्स काफ़ी सीनियर लेवल के लोग होते हैं, बट प्राइवेट में भी कुछ लोग होते हैं जिनको सरकार इनसे हेल्प लेती है। जैसे मैंने आपको डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी का नाम बताया, जी। तो उनसे सरकार हेल्प लेती है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेता है तो लेती है। तो इस लेवल के जो लोग हैं, जो ऐसे विजनरी हैं, जिन्होंने ऐसे टाइम पे जो ऐसा सोचा जो आसपास कोई नहीं सोच पा रहा था, उनसे डेफिनेटली पूछा जाता है। सर एक फैटी लीवर के बारे में बोला जाता है, ये सिर्फ मोटे लोगों को होता है, पतले लोगों को भी होता है? नहीं, पतलों को भी होता है सर। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं फैटी lean। लीवर होता है क्या है? देखिए सर, आपकी बॉडी में जो लिवर ऑर्गन है वो राइट अपर साइड पे होता है। ठीक है। 1.5 से 2 किलो का ऑर्गन होता है। इसमें 1.5 से टोटल 2 किलो का? हाँ। तो जो हिपैटोसाइट्स, एक लिवर के सेल को हिपैटोसाइट बोला जाता है। ओके। जब 5% से ज़्यादा हिपैटोसाइट्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उसे फैटी लिवर कहा जाता है। ठीक है। तो लिवर की एक क्षमता है फैट अक्यूमुलेट करने की। जब वो क्षमता खत्म हो जाती है तो वो फैट ब्लड में चले जाता है। ब्लड में जाता है तो आपकी अगर जो आर्टरीज हैं उनमें जमा होता है तो आर्टरीज का डायमीटर कम हो जाता है तो आपको बीपी हो जाता है। ओके। हार्ट की आर्टरीज में डिपॉजिट होता है तो आपको हार्ट अटैक हो जाता है। दिमाग की में डिपॉजिट होता है तो आपको स्ट्रोक हो जाता है। कनेक्टेड है। तो फैटी लिवर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक विंडो है बाकी बीमारियां होने का। वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब फैटी लिवर है तो सिर्फ लिवर की बीमारी हो गया। फैटी लिवर है तो आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क है। ऐसी स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि 24 साल की उम्र पे अगर आपको फैटी लिवर है और आपका LFT लिवर फंक्शन टेस्ट में एक पदार्थ होता है जैसे SGPT बोलते हैं, ALT, वो अगर हाई है तो 36 साल की उम्र में आपका हार्ट अटैक से मरने का रिस्क एक नॉर्मल बंदे से ट्वाइस है। तो फैटी लिवर इसीलिए इतना पॉपुलर हुआ है क्योंकि वो लिवर डिजीज़ कराने के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां कराने का फुल दम रखता है। मैं सर थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूँ, कई मेरे फ्रेंड फीमेल फ्रेंड है, मैं देखता हूँ उनकी ना रोटियाँ जो टिफ़िन में आती है इतनी छोटी आती है और 2 रोटी मैक्सिमम लाते हैं और इतनी सब्जी लाते हैं, बट उनका वेट बढ़ता रहता है कॉन्स्टेंटली। देखिए मतलब कि खाना भी नहीं खाते उतना। सबसे पहले ऐसी फीमेल्स में थायराइड होने का रिस्क रहता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी थायराइड की बीमारी है जिसमें आपको भूख भी कम लगती है और वेट गेन भी होता रहता है। इसमें कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं, अगर पेशेंट हमें दिखाए तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं पेशेंट से। ओके। और हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं ढूंढने के लिए।
दूसरा फीमेल्स में सर विद एज हार्मोनल डिफरेंसेस की वजह से, और कुछ ईटिंग हैबिट्स भी ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है। अब आप प्योर सिर्फ दाल और सब्जी खा रहे हैं, प्रोटीन इंटेक है ही नहीं आपका, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं आप मीठा भी खा रहे हैं, पता नहीं लगता। जी जी जी। तो फीमेल्स में होता है, आप देखेंगे अगर आप इंडियन फीमेल्स में देखेंगे जो 50 ईयर्स के आसपास हैं और उनकी 20 साल की फोटो देखेंगे तो 20 साल में सब पतली थी, जी जी। 50 साल में सब मोटी हैं। आप सर वैसे पुराने फोटो देख के खुश होते हैं या अभी के खुश होते हैं? सर मैं तो पतला हो गया ना, तो मैं तो अभी देख खुश हूं। ओके सर, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टॉपिक पे भी लिया हूँ क्योंकि हमने काफ़ी सारे अवेयरनेस की बात कर ली। ये सर तनाव से भी पेट की बीमारी होती है क्या? बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है। और पेट की, अब ये नहीं पता कि तनाव पहले आता है कि पेट की बीमारी पहले आती है, ओके। ये कोई नहीं कह सकता। बट ऐसा देखा गया है कि जो लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है, जो उसे मैनेज नहीं कर पाते, उनमें केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे सेरोटोनिन बोलते हैं, उसके इम्बैलेंस से कुछ लोगों को स्ट्रेस में कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को डायरिया होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी, पेट में दर्द मतलब पेट में दर्द, और डायरिया मतलब पतले दस्त। ऐसा देखा गया है। और इसको कुछ लोगों में इरिटेबल बावल सिंड्रोम बोला जाता है, कुछ लोगों में फंक्शनल डिस्पेप्सिया बोला जाता है। तो ये डेफिनेटली चीज़ है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि स्ट्रेस से, तनाव से आपकी गट हेल्थ पे डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है। गट ब्रेन एक्सिस एक नोन चीज़ है, और गट को, आपके पाचन क्रिया के सिस्टम को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। ओके। कुछ साइन कर सकते हैं जैसे लाइक हमें एक दो साइन हो, ऐसा कोई लेवल हो जहाँ पर हमें लगता है इमीडिएट हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? सर देखिए, अगर स्ट्रेस से गट खराब हो रही है तो आपको डॉक्टर पहली बार में बता देगा कि आप अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। बट ऐसे कुछ साइन जिसे हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं, कभी आपने मतलब आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, मतलब आपने वेट लॉस करने की कोशिश नहीं करी पर आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं, आपका वजन कम हो रहा है, ओके। या आपको खून की उल्टी आ रही है, या आपको लैट्रिन में खून आ रहा है, या आपकी मम्मी या पापा या सगे भाई को कोई कैंसर रहा है, ओके। राइट, या फिर आपने टेस्ट कराया, हीमोग्लोबिन लो आया आपका, ये सब डेफिनेट रेड फ्लैग हैं। ओके। ठीक है, जिसमें आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आप वेट भी कर सकते हैं, बट ऐसे में डेफिनेटली आपको एक अपने गैस्ट्रो के डॉक्टर को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सर आइडियली हर इंसान को कितने दिन में एक टेस्ट कराना चाहिए, रूटीन टेस्ट? सर ऐसे कोई रूल नहीं है, पर एनुअली करा लो बहुत है ना, कराना चाहिए, साल में एक बार करा लेना चाहिए। ओके। कुछ घरेलू उपाय बता सकते हैं सर जहाँ पे लीवर से रिलेटेड हम घर में उपचार कर लें? सर अगर आपको लिवर हेल्दी रखना है, बॉडी हेल्दी रखनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हल्दी है, टर्मरिक जिसे बोलते हैं, गार्लिक है जिसे लहसुन बोलते हैं, चेरी टार्ट है, राइट, आंवला है, संतरे हैं, केले हैं, एप्पल। केले के बारे में सर बोलते हैं गैस्ट्रो में प्रॉब्लम होती है। सर देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा छोटा बेटा है, कभी कभी डॉक्टर मतलब बोलते, वाइफ बोलती कब्ज बन रहा है, क्यों केले नहीं खिला तो रहे हो? कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को प्रिडोमिनेंट है तो कुछ लोग केला मना करते हैं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ लिवर हेल्थ के लिए। ओके। एप्पल बहुत अच्छा है सर, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, 2 एप्पल्स कीप्स डॉक्टर्स ट्वाइस अवे। तो आपको 2 एप्पल खाने चाहिए दिन में, एवरीडे। बिल्कुल। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आप मैंगोज अवॉइड करिए, आप केले अवॉइड करिए, एप्पल मीठे वाले मत लीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल सर, पालक, मेथी, ये बहुत अच्छा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, सी फूड अगर आप फ्राइड नहीं ले रहे, वो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं जो डेफिनेटली बहुत सी फूड फ्राइड नहीं लेना है? फ्राइड करेंगे सर तो फिर वो फिर प्रोसेस्ड हो जाएगा ना, ओके। तो दैट विल बी नॉट दैट तो हेल्पफुल। बॉईल करके खाओ? ग्रिल्ड, बॉइल्ड, ओके। और कुछ तरह की ग्रीन टीज़ होती हैं जो अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है लिवर के लिए। तो ये सब घरेलू चीज़ें हैं जो आप लीजिए। तो पर फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक ऐसी चीज़ है जो नॉन निगोशिएबल है, आपको लेनी ही चाहिए। लेनी चाहिए। और हल्दी और जो अदरक बताया उसकी कुछ क्वांटिटी के बारे में बात कर सकते हैं सर? क्वांटिटी तो आपको पता चला कोई एक्सपेरिमेंट करना सर नहीं, वो तो कुक बता पाएगा आपको कितना लेना चाहिए। मैं तो आपको बोल रहा हूँ जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है उतना तो घर पे यूज़ होना ही चाहिए। ओके। जो इंडियन सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। मतलब अलग से नहीं लेना, खाने में जो यूज होता है वो बिल्कुल, उससे थोड़ा ज़्यादा ले लें आप। अगर आपको दूध सूट होता है तो हल्दी डाल के दूध पी लें। ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हल्दी ऐसे चम्मच से तो खा नहीं सकते ना सर। दूध में डाल सकते हैं सर। कोई सुपर फूड सर लीवर के लिए इसके अलावा? सर मैं बिलीव नहीं करता सुपर फूड्स में। मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ जिसका। बहुत सारे लोग इसको, मैं अपनी भाषा में अमीरों के चोचले बोलता हूँ, ज़्यूकीनी खाते हैं, एवोकाडो खाते हैं, ये सब खाते हैं। मुझे लगता है ज़रूरत है इसकी।
मेरी वाइफ ने एक बार मेरे लिए एवोकाडो का वो सैंडविच में कुछ पता नहीं बना के खिलाया, कह रही खा के बताओ कैसा लग रहा। मैंने कहा अच्छा लगा, लेकिन मुझे ना 3-4 घंटे बाद उल्टी हो गई। नहीं वो ठीक है, मतलब जिसको सूट होता है, मेरे को लगता है फिर मैंने उसको बोला क्या था, कह रही यार आपने तो मतलब बैंड बजा दी होता, इतना प्यार से मैं मंगाई थी, पता 70 या 100 रुपये का था वो, ब्लिंकिट से मंगाया हुआ, और खा के सारे वेस्ट कर दिए। ब्रांड का नाम मत लो सर, हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे। नहीं इसमें ब्लिंकिट की तो गलती नहीं है, वो तो जस्ट डिलीवरी पर ब्रांड का नाम मत। बट एनीवेज तो मैं वही कह रहा हूँ, सुपर फूड्स में मैं बिलीव नहीं करता, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फॉर नहीं हूँ, मैं नहीं यूज़ करता। जो चीज़ मैं नहीं यूज़ करता, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपोजर है उसके बारे में, मैं क्या बोलूँ। मैं बस ये बोलूँगा कि अगर आपको करना है करिए, बट ज़रूरत नहीं लगती मेरे को। ओके सर, सक्सेसफुल को कैसे देखते हो आप? सक्सेस को मतलब आप किस नज़रिए से देखते हो? देखो मैं तो सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ अभी, बट आई थिंक मेरी विजन में एक आदमी वो सक्सेसफुल है जो लाइफ में जब जहाँ चाहे वहाँ घूमने जा पाए, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, जब चाहे जहाँ पे खाना खाना चाहे वहाँ खा पाए, जब चाहे मूवी देखने जाना पाए जा पाए, जब चाहे शॉपिंग करना चाहे कर पाए, 4 लोग उसे सोसाइटी में जानते हों और उसके साथ दोस्ती करना चाह रहे हों, और एक लेवल पे आपका इन्फ्लुएंस हो सोसाइटी में कि आपके कॉल करने पे 3-4 काम आपके बैठे बिठाए हो जाते हैं। मैं उस चीज़ को सक्सेसफुल मानता हूँ। ओके मैं कोई इस चीज़ को सक्सेसफुल नहीं मानता कि आपने 100 करोड़ रुपए कमा लिए, 500 कमा लिए, 1000 कमा लिए। मुझे लगता है वो तो उसका कोई अंत नहीं है। वो आप आज अगर BMW चला रहे हो, कल को आप पोर्श मकैन चला रहे हो, फिर आप मर्सिडीज एस क्लास मेवैक चला रहे हो, फिर आप माजराटी चला रहे हो, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। फिर तो एरोप्लेन वाले भी खुश नहीं होते कई बार। बिल्कुल सर। तो मटीरियलिज्म इज समथिंग आई डोंट बिलीव इन। मतलब मुझे क्या लग रहा है सर, आपने अपने गोल्स बता रहे हो मुझे लग रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने देखा है सोसाइटी में गोल्स ऐसे होते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसे गोल्स नहीं है। मैं आपको जो गोल्स बता रहा हूँ वही हैं कि अगर मुझे मेरी फैमिली बोले कि यार मतलब मुझे मेरी वाइफ बोले कि मेरे को दुबई जाना है, तो मैं 2 महीने बाद की एक बिजनेस क्लास टिकट करा पाऊँ। आज नहीं करा पाऊँगा, मे बी फ्यूचर में, उसको मैं सक्सेस बोलता हूँ। ओके मतलब मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आप अपनी फैमिली को वो लग्जरी प्रोवाइड कर पा रहे हो, और फाइनेंशियली इतना बड़ा आपको चैलेंज नहीं है, और हेल्दी होना सक्सेस है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हो तो ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से हर इंडियन का गोल्स होना चाहिए सर। ये क्या? यही कि फैमिली को, जिसे आपने बोला दुबई जाना है, ठीक है दुबई छोड़ो यूरोप भी जा सकते हैं। नहीं मतलब At least एग्जाम्पल इतना कमा कमा लेना चाहिए। यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, मतलब मैं तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दुबई तो ऐसे बोल दिया, मेरी लास्ट ट्रिप दुबई थी इसलिए बोल दिया मैंने। बिल्कुल ओके तो दिमाग में वो आया, बट मतलब कहीं भी जाना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे हो जाए कि पैसे उड़ा रहे हो। आप प्लान करो, 6 महीने प्लान करो जाए, बट उसमें आपको इतना जोर ना है कि आप परपेचुअली कर ही ना पाओ, कि 6 साल हो गए और आप कर ही नहीं पाए फैमिली के लिए। तो वो चीज़ मेरे को लगती है। और उसमें एक सक्सेस फैमिली की भी हो सकती है जी, कि हस्बैंड वाइफ ने मिलके किया, बिल्कुल सर। कि आपने फाइनेंशियल डिस्कशन किया, आपने कहा इतना खर्चा है, मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, इधर से हुआ। बट ये नहीं हुआ कि फिर आप गलती से यूएस चले गए बिजनेस क्लास ट्रिप पे, तो वापस आके 6 महीने आप घर से बाहर निकल पाए। बिल्कुल सर, आप समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि शॉप में नहीं जाना चाहिए बेसिकली देखा जाए। सर देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रांड सक्सेस नहीं बताता, परसेप्शन बताती है। जी, अगर अमिताभ बच्चन पटरी से एक ब्रांड के जूते खरीद True, लेगा, sir. तो आदमी बोलेगा ये असली हैं। और अगर आपका ड्राइवर अपनी पूरी ज़िंदगी की ज़मीन बेच के कोई 5 लाख रुपए का जूता भी पहन ले, आप बोलोगे नकली है। तो ये परसेप्शन का गेम है सर। आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अपनी नज़र में बड़ा बहुत ज़्यादा मत करिए। आप अपने ग्राफ को कंपेयर करिए। देखिए सर, लाइफ अनफेयर है। अब कोई इंसान पैदा हुआ है गोल्फ लिंक्स दिल्ली में फैमिली में, कोई पैदा हुआ है संगम विहार में या उत्तम नगर में। जी सर, उत्तम नगर ठीक है। या मतलब नजफगढ़ में। तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते ना सर। बिल्कुल सर। तो वो वाली बात है, 400 मीटर की रेस है, एक बंदा -200 शुरू कर रहा है, एक बंदा -100 से, एक बंदा 0 से, एक बंदा 150 से, एक बंदा पहले ही जीत चुका है। जी, तो आप अगर दूसरों को देखोगे तो हमेशा परेशान ही रहोगे। बिल्कुल सर। आप ये देखो, आपके पेरेंट्स कहाँ से आए थे, आप कहाँ पैदा हुए थे, आपने कितनी मेहनत करी, क्या आप और मेहनत कर सकते थे। सबसे ज़्यादा पेनफुल सर लाइफ में रिग्रेट है। जी, जब इंसान को लगता है अगर 16 साल मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं इतना बड़ा IAS अफसर होता है, इतना बड़ा डॉक्टर होता, वो पेनफुल है सर। बट अगर मुझे पता है
कि भाई इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता था, और आज मैं आगे बढ़ने के लिए और क्या मेहनत कर रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। सर आपने बताया ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, तो ऑपरेशंस के पहले कुछ स्पिरिचुअल प्रिपरेशन या कुछ तैयारी स्ट्रॉन्ग के लिए करते हो आप? नहीं सर, मैं डीप ब्रीदिंग करता हूँ सुबह। आई थिंक मैं इतना रिलीजियस नहीं हूँ जितना एक ब्राह्मण पुत्र होता है रिलीजियस। मैं स्पिरिचुअल ज़रूर हूँ, मैं गॉड में बिलीव करता हूँ, बट मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि जो ओवर्टली रिलीजियस होते हैं, रिलीजन इज़ द बेस्ट थिंग इफ यूज फॉर डिसिप्लिन, बट अगर आप उसको ओवर कर रहे हैं तो इट इज़ अ साइन ऑफ मेंटल वीकनेस। बिल्कुल सर। अगर आप कर्म को भगवान नहीं मान रहे और आप मंदिर जा रहे हैं, आप 501 रुपया दान चढ़ा रहे हैं, बट बाहर किसी गरीब को खाना नहीं खिला रहे, तो मैं उसको गुड रिलीजन नहीं मानता। तो सर इस बिजी लाइफ, जो कहते हैं ना, इस बिजी लाइफ में हर कोई कहता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, बट आप जो भी टाइम निकालते हो कैसे निकालते हो? हमारे यंगस्टर जो व्यूअर्स हैं उनको क्या सजेशन देना चाहते हो? सर देखो, ऐसा है, बड़ी सिंपल सी बात है, ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ होती हैं। इंसान अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए टाइम निकाल लेता है। जो आपको कह रहा है बिजी है, वो आपको झूठ बोल रहा है। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी आप नहीं है, और वो दैट इज़ ऑल्सो ओके। भाई एक बात बताओ, आपकी लाइफ में भी कुछ प्रायोरिटी है, कुछ नहीं है? बिल्कुल सर। आप कॉलेज में थे, आपके लौंडे दोस्त प्रायोरिटी थे, आज आपके बीवी बच्चे प्रायोरिटी हैं। बहुत ज़्यादा जगह अपने लौंडे दोस्तों मिलने नहीं जाओगे, नहीं जाते सर। तो प्रायोरिटी बदल जाती है ना सर। तो उस टाइम पे लाइफ में आप प्रायोरिटी नहीं हो, ये आपको भी समझना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा। तो बिजी हैं, बट उसका लैंग्वेज ये है कि प्रायोरिटी वो चीज़ नहीं है उस टाइम पे। जिस चीज़ के लिए टाइम निकालना इंसान निकाल लेता है। मेरे को मैं तो अपने मेजॉरिटी जो भी दोस्त इंटीग्रल ग्रुप के हैं, इमीडिएटली जैसे ही मुझे फ़ोन दिखता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। क्या दिक्कत है? बट जिनको नहीं कर पाता उनको समझना पड़ेगा कि मेरे भाई इंसान है। बिल्कुल। कुछ 2-4 पॉइंट्स में बता सकते हैं? शायद एक स्टूडेंट हो तो एक स्टूडेंट जो आपने एक फॉलो किया, एक रूटीन पढ़ने से लेके करियर का गोल जिस तरह का सेट किया, कुछ एडवाइस देना चाहते हो हमारे जो आज कॉलेज में स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो? बैलेंस लाइफ जियो यार, मेहनत करो। सोशल मीडिया में पागल मत हो जाओ कि आप सिर्फ सोशल मीडिया के पीछे जाओगे तो कुछ हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि बीइंग अ कंट्री लाइक आवर्स, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ के लिए एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, कि अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स की ज़रूरत है, स्ट्राइवर्स की ज़रूरत है, कोशिश करने वालों की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। है ना? अगर आप क्लासिकल माइंडसेट से हो कि आपने डिग्री कर ली और आप कॉर्पोरेट में जॉब करोगे, तो आई थिंक आप यू आर लेइंग डाउन सीड्स फॉर अ स्ट्रगलिंग लाइफ। मेरा ये मानना है। देखिए, इसमें कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं, बिल्कुल सर। जैसे मैं कॉर्पोरेट में काम करते वाले आदमी को, बेचारे को मजदूर मानता हूँ, जो सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब करता है 9 to 6 और वर्क फ्रॉम होम भी करता है, और सिंगल अर्निंग मतलब एक ही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, तो मुझे उसकी लाइफ टफ लगती है सर। मतलब आई थिंक इट्स अ टफ लाइफ। आई डोंट वांट टू लिव दैट लाइफ। दैट वाज अ डिसीजन फ्रॉम डे वन। इसलिए मैंने अपना क्लिनिक भी किया, मैं ज़्यादा काम भी करता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मुझे डिपेंड नहीं करना किसी पे। ओके। मैं पॉडकास्ट भी क्यों कर रहा हूँ कि लोग मुझे जाने, मेरा नाम जाने, उन्हें पता लगे मैं अच्छा काम करता हूँ, अच्छी अवेयरनेस देता हूँ, तो मुझसे मिलने आए। तो वो एक विजन है। बिल्कुल सर। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक होता है, मेरे को लगता है लक नहीं होता सर। बिल्कुल नहीं होता सर। क्योंकि अपॉर्चुनिटी ना सर हर किसी के पास आती है। विजन होती है द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट अदर्स कैन नॉट सी, जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे, देखते हैं। आप देख पा रहे हो। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ बहुत अच्छी। एक हॉस्पिटल है, पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे? शेख सराय में। ओके सर। बहुत पुराना लिवर और किडनी का हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया। मेरी पहली जॉब डीएम करके वहाँ पे थी। 3.5 साल बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने की, जो मेरे घर से अराउंड 50 किलोमीटर दूर था। वो बल्लभगढ़ पे टच होता है। जी जी जी। ठीक है। तो मैंने जब डिसाइड किया कि मैं मूव करूँगा, तो मेरे फादर ने मेरे को बोला कि डिसीजन गलत है, क्योंकि साउथ दिल्ली में आपका अच्छा काम चल रहा है और वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने वो रिस्क लिया। जब मैं गया था तो हर किसी ने मेरे को बोला कि आपकी प्रैक्टिस साउथ दिल्ली में ख़त्म हो जाएगी, नया शहर है, वहाँ कोई नहीं जानता, साउथ दिल्ली के पले बड़े हो आप, तो यहाँ पे फ़ायदा है। पर मुझे लगता था कि अगर मैं एक लेवल पे अपने आप को प्रूव नहीं करूँगा, तो साउथ दिल्ली में एक नामी गिरामी अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट यूनिट हेड डायरेक्टर की पोस्ट मेरे पास 10 साल बाद आएगी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं गया। मैंने बहुत मेहनत करी, और मुझे ट्रैवल में इतना टाइम लगता था कि क्लिनिक में शाम को 5 से 8 करता था। उस 2 साल मैंने रात को 9 से 1 किया। तो मैं 7 बजे सुबह निकलता था, रात को 8 बजे पहुंचता था, घर नहीं जाता था, 8 बजे क्लिनिक पहुंचता था, 7-8 बजे, और 9 बजे से 1 बजे तक क्लिनिक करता था, और 1 बजे आके डिनर करता था, फिर सुबह 6 बजे उठता था और फिर करता था।
1-1.5 साल में मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि आप, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम हो रही थी घर पे, मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा, तो मुझे मेरे फोर्टिस हॉस्पिटल ने हैज़ बिन रियली सपोर्टिव, मेरे को फोर्टिस वसंत कुंज एज सीनियर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर भेजा कि आप अच्छा काम करते हो, हम देख चुके हैं, आप जाएं। बट अगर मैं फरीदाबाद नहीं जाता फोर्टिस वो काम करने, तो ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं आती। तो अब मैं 1.5 साल से वहाँ पे लगातार मेहनत से काम किए जा रहा हूँ एंड इट हैज़ बीन अ सुपर्ब जर्नी। मतलब अगर आप, जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे सेम लोग बोल रहे थे जिन्होंने बोला गलती करी, कि अब भी तो गलती कर रहा है, क्योंकि अब 2 शहर में लोग जानते हैं तेरे को। तो मे बी आई एम ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी कि वो विजन है मेरे पास कि मैं देख पा रहा हूँ, और ये लक है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल मेरे को ऊपर वाला दे रहा है। ट्रू। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ डेफिनेटली मेरे को लगी। बट अगर वो रिस्क नहीं लिए होते, देखिए पीछे देखते हुए अच्छा लगता है जी। करते हुए सर डर लगता है। पर अगर आपको डर नहीं लग रहा ना, तो फिर आप कुछ डिफरेंट नहीं करोगे, मतलब फिर तो कर लो जॉब। फिर वही बात है ना, आप यही बात करोगे यार डॉक्टर शुभम तो मेरे क्लासमेट थे। वेल सेड सर। आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज है ये वाला, जो लोगों को कनेक्ट करना है, जो एटलीस्ट समझ गया होगा इस गहराई को। तो हाँ, तो वही बात है ना, मतलब फिर आप कॉर्पोरेट जॉब करो, फिर आप खुश रहो ना उसमें। सर देखिए, दूसरे को देख के जलना एक बहुत ही वीकनेस का साइन है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीकनेस का साइन है। तो मेरे को लगता है कि आप अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करिए, और अगर आपने वो स्टेप्स जिनमें एक लेवल का रिस्क था, जैसे इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी टारगेट, तो आप उसमें आप ये असेस कर पा रहे हो कि आपका प्लान ए क्या है और प्लान बी क्या है। क्योंकि अगर आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी नहीं है, तो आप क्या करोगे अगर प्लान ए फेल हो गया। ये दुनिया इतनी हरामजादी है सर, आपको एक्सप्लॉइट करती है। जैसे मतलब मैं अभी देख रहा था, एक किसी बहुत ही अच्छे आदमी ने बोला था कि आज अगर मैं दुनिया में बोलूँ कि मुझे ये शर्ट चाहिए, तो आज तो आपको पक्का नहीं मिलेगी, आज तो नहीं देगी वो आपको। कल सुबह उठोगे आप बोलोगे मुझे चाहिए भी नहीं। आप समझ रहे हो? तो आप जब किसी पे डिपेंडेंट होते हो ना सर, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर हो, वो आपको जाने अनजाने में चीज़ एक्सप्लॉइट करती है। तो मेरे को लगता है कि वी हैव टू फाइट हार्ड, रियली हार्ड, टू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। जैसे मैं एक ऐसी कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एफ्लुएंट सोसाइटी रहती है, राइट, डिप्लोमेटिक एनक्लेव बोलते हैं उसको साउथ एशिया, ठीक है, एम्बसीज सारी हैं वहाँ पे। तो मेरे दोस्त हैं जो जिनकी हज़ारों करोड़ की नेटवर्थ है, और मेरी उम्र का है। एक दिन रात को उसका फ़ोन आया और वो रो रहा था। मैं क्या हुआ भाई? कहता आप मेरे घर आ सकते हो? मैंने कहा आता हूँ। मुझे लगा कोई बीमार है, तो मैं गया, तो वो बेचारा इसलिए परेशान था कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसके फादर ने आज तक उसे सैलरी पर रखा हुआ है, और उसके पास डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस नहीं है, पावर नहीं। तो अब वो उसी ब्लिंक की दूसरी साइड है जो आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि जिस आदमी ने वो पूरा ब्रांड बनाया है इतना बड़ा, वो इतनी आराम से अपने बेटे को उड़ाने को नहीं दे सकता ना। वो ट्रू, वो विल में दे जाएगा आपको, बट एंड तक वो पावर अपने पास रखेगा। तो ये सच्चाई है। तो आप अगर अपने फादर पे भी डिपेंडेंट हो, तो भी वो गेम उल्टी पड़ सकती है। आप समझ रहे हो जी? तो जो इंडिपेंडेंस है ना सर, वो पैसे की तब है जब टाइम बाय कर सकते हो। क्योंकि अगर एक ही चीज़ मेरे को चाहिए ना, मेरे को दिन में 36 घंटे चाहिए, मेरे को टाइम और चाहिए। तो अगर मैं टाइम नहीं खरीद पा रहा ना सर, तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है। हिम्मत, मेहनत, कोशिश, सब्र, ये 4 ही तो चीज़ें हैं जो आपको आपकी पूरी जर्नी को बदल सकती हैं, और आपको एक मिसाल बना सकती हैं कि मतलब कि यार वो बंदा था। क्योंकि मौत तो सच्चाई है, मरना तो है। मौत को कैसे देखते हो सर आप? मरना है यार, एक दिन मर जाएंगे। बस ऐसे मरें कि परिवार पीछे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दें, बस इतना है। बाकी मरने को तो सर अभी 3-4 दिन पहले 34 साल का लड़का भी मरा था हमारे पास, कोई 12-15 साल का भी मर जाता है, कोई 20 साल का भी मर जाता है। तो वो तो ठीक है, मैं भी कल को मर सकता हूँ, अभी कोई पता थोड़ा ना सुबह जागेंगे कि नहीं जागेंगे, दैट नो वन नोस। सडन कार्डिक डेथ कॉमन हो रखी है, तो वो तो छोड़ो उसको। मतलब आई थिंक अगर आपकी जिम्मेदारियाँ उस लेवल की हैं तो अच्छी टर्म इंश्योरेंस कराओ, कि अगर आप मर जाओ तो एटलीस्ट आपकी फैमिली पीछे भूखी ना रहे। ये सर एक कह सकते हैं मेन इशू था हमारे, जैसे आज से अगर 30 ईयर बैक जाते हैं हम लोग, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मैं कई ऐसे फैमिली को जानता हूँ जहाँ पर एक बंदा कमाने वाला था, उसके जाते ही पूरी फैमिली क्राइसिस में चली गई। मतलब पढ़ना तक पॉसिबल नहीं हो पाया उन लोगों का, एजुकेशन। सर कहीं ना वो बिल्कुल आपकी सही बात है, बट आप ये भी तो देखो यार कि
एक इंसान के मरने के बाद फैमिली भी तो इसलिए मिस कर रही है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। ट्रांजैक्शनल तो वो भी है ना। तो ठीक है वो, क्योंकि आप एक उस लेवल के रिस्पॉन्सिबल बंदे हो तो आपको प्लानिंग डेफिनेटली करनी चाहिए कि आपके साथ ये हो जाए तो पीछे परिवार क्या करेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो प्लानिंग नहीं है तो फिर दिक्कत है। अब कोई बिजनेस फैमिली है जिसमें किसी की डेथ हो गई तो पैसे मांगने वाले तो सारे आ जाते हैं जी, देने वाला कोई नहीं आता। तो वो तो सर ये तो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते। मतलब इमोशनल होके इस पे अगर आप जी। बैठोगे तो इमोशन से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ट्रू। है ना। मोदी जी अगर इमोशनल हो गए तो फिर तो काम खराब हो जाएगा ना। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जी, इतना बड़ा जी। देश चलाना है, इतना कुछ करना है, तो प्रॉब्लम्स देखिए दो तरह के लोग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर और प्रॉब्लम क्रिएटर। प्रॉब्लम क्रिएटर तो कहीं पहुंचते नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्वर बोलते हैं आज की प्रॉब्लम खत्म, मैं सो रहा हूँ, और अगले दिन बोलते हैं मुझे याद नहीं है भाई वो सॉल्व हो गई थी, नई प्रॉब्लम बताओ, गिव मी मोर प्रॉब्लम्स, आई वांट टू सॉल्व मोर। तो वो चीज़ है। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर मानता हूँ अपने आप को, एटलीस्ट अपनी नज़र में। तो मैं आपको रोता धोता नहीं मिलूंगा कि मतलब मैं क्रिब कर रहा हूँ या ये हो गया है वो हो गया। भाई जो हुआ वो सच्चाई है, उसे एक्सेप्ट करो, उसको जो कर सकते करो, नहीं तो मूव ऑन करो। ग्रेट है नीतीश साहब। शायद यही इसीलिए आपके वो थॉट थे दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर बनने का। अरे वो तो सर और मैं उम्मीद है। सच्ची में चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए सर। हर इंसान को फॉलो करना चाहिए जहाँ सब सीख तो रहे हो, हेल्थ भी इम्प्रूव कर रहे हो। सर दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इफ़ पीपल डोंट लाफ एट योर ड्रीम्स देन योर ड्रीम्स आर टू स्मॉल। अगर ये लोगों तो को है आपके सर। सपनों पे हंसी नहीं आ रही तो आपके सपने छोटे हैं। हंसी आनी चाहिए, बिल्कुल, और खुश होना चाहिए। ठीक है। मतलब सर मौका देखो, आएगा। वो आएगा नहीं आए वो नहीं पता, ज़रूरी नहीं है। वो दिख मतलब हमारे ऊपर लेने पर नहीं, कितना हम ले रहे हैं उससे। सर मेरी ज़िंदगी तो मैं ही देख रहा हूँ ना, कौन क्या बोल रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा इंटेंट तो प्योर था ना। True. अब मैं कोई सोशल मीडिया पे आना थोड़ा ना चाहता था, पर मुझे लगा अगर मुझे दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर, जैसे आप कह रहे हो इंडिया का नंबर 1 डॉक्टर बनना है, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, तभी लोगों को बिल्कुल। पता लगेगा। बिल्कुल सर। तभी जब मैं करता जाऊँगा, फल की इच्छा नहीं करूँगा, जैसे श्री कृष्ण ने बोला है। आज आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा, अगली अपॉर्चुनिटी आएगी फिर भी करूँगा। अब आप मानोगे नहीं, मैंने तो आपकी प्रोफाइल भी नहीं देखी, मैंने तो ये भी नहीं देखा कितने फॉलोअर हैं नहीं है, बिल्कुल सर। मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे था करना है, करना है तो करना है, कहानी खत्म। बिल्कुल सर। अब वही कर्म है, करते जाओ। उसमें आज नहीं पता लगेगा आपको, 2 साल में चीज़ें एडअप होंगी, 5 साल में और एडअप होंगी, फिर कंपाउंडिंग आएगा। सर मैं खुद ये फील करता हूँ कि जैसे सोशल मीडिया में अब तो एंटरटेनमेंट के लिए प्योरली है, लेकिन आप विश्वास करो जितने भी गेस्ट से मिला हूँ ना, मैं हर किसी गेस्ट से ना कुछ सीखता हूँ। मैं यही व्यूवर्स के लिए भी कहना चाहता हूँ कि जब मैं अगर एक पॉडकास्ट के बीच में बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ, उससे मैं सीख रहा हूँ, तो वो कितना सीख सकते हैं देख के। लेकिन पता नहीं अप्लाई करते हैं लोग, नहीं करते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड। तो सर छोड़ो ना उसको, वो हमारा काम नहीं है। बिल्कुल सर। हमारा काम कर्म करना है। थैंक यू सो मच सर आने के लिए और इतना अच्छा हेल्दी कंटेंट देने के लिए। थैंक यू सो क्योंकि मच। मे बी ये एपिसोड सबको मज़ा आएगा मेरे साथ। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। Thank बहुत you अच्छा so लगा much, आपसे sir. मिलके।